जय हिंद छात्रों। आपको मैं आज पुराने एनसीईआरटी के अनुसार से चैप्टर नंबर 5 और नए एनसीईआरटी के अनुसार से चैप्टर नंबर 4 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वंशगति के विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का बहुत ही छोटा और कम समय में इस पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट नोट आपके बीच हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, जिसमें आपको इंटरमीडिएट बोर्ड में आने वाले लगभग सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएंगे आपसे। तो बिना समय गवाए आप सभी लोग बिना वीडियो को स्किप किए पूरे वीडियो को देखें, और मुझे पूरा आशा है कि चैप्टर नंबर 4 वंशगति के विविधता का सिद्धांत आप लोग पूरे प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अपने मन से उत्तर कर लेंगे। अब चलिए हम एक एक चीज़ों का डिस्कशन देखेंगे। सबसे पहले जीनेटिक्स टर्म वाज गिवेन बाय डब्ल्यू बेटेसन। तो वंशगति के अंतर्गत एक शब्द आया था जिसका नाम है जीनेटिक्स, अंग्रेजी में बोलेंगे अनुवांशिकी। बिना अनुवांशिकी को समझे हम इस चैप्टर को ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो अनुवांशिकी को समझे आखिर है क्या, तो समझिए कि अनुवांशिकी शब्द देने वाले वैज्ञानिक डब्ल्यू बेटेसन थे। और अनुवांशिकी का मतलब होता है, देखिए यही वैज्ञानिक है डब्ल्यू बेटेसन आपके सामने। इन्होंने ही सबसे पहले शब्द कौन सा दिया था, अनुवांशिकी दिया था। जनरल कंपटीशन में भी और इसमें भी, बोर्ड एग्जाम में भी, दोनों को अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि जीनेटिक या अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, तो डब्ल्यू बेटेसन ने दिया था। इनके अनुसार से अनुवांशिकी का परिभाषा क्या होगी वो देखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जनकों से संतति में पाई जाने वाली वंशगति एवं विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। एक तस्वीर को आप देखिए, यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं, दो लाइन को हम समझेंगे, जनक से संतति। अब देखेंगे यहाँ पे ये दो कपल है, यानी दो कपल है, एक नर है और एक मादा है। इनके द्वारा दो संतान को उत्पन्न किया गया है। तो जो संतान होते हैं उसी को हम इसमें संतति कहते हैं। और जनक हो जाएंगे इसके माता और पिता, दोनों को हम बोलेंगे जनक। इनको बोलेंगे जनक, और दोनों संतान कहलाएगा संतति। ये दोनों कहलाएगा संतति। तो माता पिता से संतान में देखेंगे बहुत सारे गुण माता पिता से संतान में गया है और बहुत सारे गुण नहीं भी गया है। तो कौन सा गुण है जो माता पिता से बच्चों में आया और कौन सा गुण बच्चों में नहीं आया। तो जो गुण बच्चों में आ जाएगा, जो गुण बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा, जरूरी नहीं कि माँ से बेटी में ही हो, दोनों से बेटा में भी हो सकता है, बेटी में भी हो सकता है। तो माता पिता दोनों का गुण जो उनके संतान में आया वह कहलाएगा वंशगति। और जो गुण नहीं आया, नए गुण आ गए, नए वेरिएशन आ गए, वह कहलाएंगे विविधता। तो अनुवांशिकी के अंतर्गत हम जनक से संतति में पाए जाने वाले गुण का भी और नए गुण का भी, दोनों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हमारा परिभाषा आपके। अब चलेंगे नेक्स्ट, हम देखेंगे एक एक टॉपिक के इस विषय का हम क्लियर करेंगे इस चैप्टर का। अब देखिए हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दो चीज़ों को समझेंगे। दो शब्द इनके परिभाषा से आया, अनुवांशिकी के परिभाषा से दो शब्द आया, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशगति एवं विविधता। अब इसको समझेंगे हम लोग कि वंशगति क्या है और विविधता क्या है। परिभाषा देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जनकों से संतति में लक्षण जाते हैं उसे वंशगति कहते हैं, तथा जनकों से संतति में लक्षण नहीं पाए जाते हैं उसे विविधता कहते हैं। एकदम एक लाइन का सीधा आंसर इसका है, सीधा मीनिंग्स है, इसको हम लोग याद रखेंगे।
अब आ जाइए, कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टर्म है जिसको हम याद रखेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है जीजे मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। सेकेंड, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाएगा W बेटेसन को। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स यह कहा जाएगा मॉर्गन को। अब हिंदी में समझिए कि अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाएगा, तो मेंडल को कहा जाएगा। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक अनुवांशिकी के जनक, सुनोगे, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक जब पूछेगा तो कहा जाएगा W बेटेसन। और जब पूछा जाए कि प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन थे, तो मॉर्गन कहलाएंगे। जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में पूरा क्लास किए हैं उनको मालूम होगा कि मेंडल का क्या कारनामा था, बेटेसन का क्या था और मॉर्गन का क्या था। अगर नहीं भी किए हैं तो आप पूरे चैप्टर में बने रहिए, इन सभी के बारे में जान जाइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। 3 को आप नोट कर लीजिएगा कि अनुवांशिकी के जनक मेंडल को, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक बेटेसन को और प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक मॉर्गन को कहा जाएगा। अब आ जाए हम, टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाता है 4.1। आप देखेंगे 4.1 टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया इस चैप्टर का। अभी तक हम लोग देख रहे थे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, नाम था वंशगति और विविधता के सिद्धांत। तो वंशगति क्या है, विविधता क्या है, किसके अंतर्गत पढ़ना है, इन सभी चीज़ों का हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब चलिए इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशगति के नियम को पढ़ेंगे। तो अब जाने कि मेंडल जो है 1856 से 1863 तक यानी 7 वर्षों तक आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 7 वर्षों तक इन्होंने उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किए। एक लाइन को याद रखिएगा, मेंडल ने किस पे प्रयोग किया, तो उद्यान मटर यानी बागीचे की मटर, गार्डन मटर पे प्रयोग किया। कैसा प्रयोग किया, तो उन्होंने मटर के पौधे के कुछ गुणों को चुना। अब देखेंगे 14 मटर के किस्मों का चुनाव किया जिसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। अब यह 14 मटर का किस्म कौन है और दोनों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण क्या है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिएगा कि 7 जोड़ी में से पहला जोड़ी जो था वह बीज का आकार था। एक बीज गोला है, बीज का आकार एक बीज गोल है तो ठीक दूसरा बीज इसका उल्टा है, झुर्रीदार। बीज के रंग दूसरा गुण इन्होंने चुना, एक रंग पीला है तो दूसरा हरा है। फूल का रंग चुनाव किया, यह तीसरा जोड़ी लक्षण था जिसमें एक रंग बैगनी था तो ठीक उसका विपरीत सफेद था। देखिए फली का आकार, एक फली फूली हुई है तो दूसरा फली सिकुड़ी हुई है। ये चौथा जोड़ी हो गए। पांचवा जोड़ी में चलेंगे, फली का रंग, एक फली का रंग हरा है तो दूसरा फली का रंग पीला है। छठा पोजीशन देखेंगे, पुष्प की स्थिति, तो एक पौधे में पुष्प जो है इसके अक्ष में उगते हैं। देख रहे हैं कहाँ पे उग रहे हैं, तो इसके अक्ष में उग रहे हैं, बल्कि दूसरे पुष्प में इसके सिरा पर, अंतिम सिरा पे उगते हैं। और 7वां गुण जो लिए थे इन्होंने वह लिया था तने की ऊंचाई, एक पौधा लंबा है तो दूसरा पौधा बौना है। इस तरह मेंडल ने अपने बगीचे में जितने मटर के पौधे थे उनके देखेंगे तो कुल मिलाकर 14 किस्मों का चुनाव किया था जिसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। इन 7 जोड़ी लक्षण को आप याद रखेंगे। अब 7 जोड़ी लक्षण को लेकर मेंडल ने अपने प्रयोग किया था, उस प्रयोग को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया था अपने प्रयोग में, इन्होंने एक लंबा मटर के पौधे को लिए और एक बौना मटर के शुद्ध पौधे को लिया, यानी दोनों में कहीं से भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ था, कोई संकरीकरण नहीं हुआ था। तो शुद्ध रूप से लंबा मटर के पौधे को शुद्ध रूप से नाटा यानी बौना पौधे से क्रॉस करवा दिए। यहाँ पे इन्होंने
क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद पहली पीढ़ी में देखेंगे, उन्होंने देखा तो सारे के सारे पौधे कैसे मिले, लंबा मिले। अब इस मटर के पौधे के सेकेंड पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी को उन्होंने छोड़ दिया स्वपरागन के लिए, क्योंकि मटर के पौधे का नेचुरली जो है स्वपरागनी होता है। तो उन्होंने पाया कि F2 पीढ़ी में इनके बीजों को छिड़का तो पाया कि 3 पौधे जो है वह लंबे बने और एक पौधा जो है बौना बना। अब इसके प्रयोग के सिद्धांत के आधार पर F2 जनरेशन में मेंडल ने कहा कि इनका जीनोटाइप अनुपात 3:1 है। यहाँ पे जीनोटाइप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फिनोटाइप होना चाहिए था, गलती टाइप है, आप लोग ठीक कर लेंगे जब उतारेंगे तो। फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप क्या होता है, जो पौधे को बाहर से लक्षण दिखाई देता है उसको फिनोटाइप कहते हैं, और जो उसके अंदर जीन की स्थिति होती है उसे हम जीनोटाइप बोलेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पे उल्टा टाइप है, जीनोटाइप, इसको उल्टा हम लोग कर लेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुए। तो इसके अंदर देखेंगे हम लोग जीनोटाइप की स्थिति जब निकालेंगे तो जब ऑफलाइन क्लास हमने डीपली डिस्कशन कराया था वहाँ पे बताया था कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। अभी शॉर्ट नोट में केवल आप इतना ही याद रखें कि वंशगति के एक जीन के वंशगति में मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसका जीनोटाइप अनुपात 1:1 F2 पीढ़ी में और फिनोटाइप अनुपात 3:1 मिला, यानी 3 पौधे लंबा मिले और एक पौधा बौना मिला। उसके बाद 3 गो जीन की जो स्थिति थी, कैपिटल टी एक जीन टाइप मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी का पौधे 2 मिले और स्मॉल टी के पौधे 1 मिले थे। अब इसकी अगर आप लोगों में से किसी भी छात्र को डीपली डिस्कशन की आवश्यकता हो तो कमेंट करेंगे, हम इसी एक ही प्रयोग को एक डीप वीडियो बना के डाल देंगे, और नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट नोट से आप पूरे चैप्टर को आसानी से प्रश्न उत्तर कर सकते हो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट। अब इस प्रयोग के आधार पे मेंडल ने वंशगति का नियम दिया था। तो वंशगति का नियम क्या दिया, तो वंशगति का नियम का पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसमें यदि कारक के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है जिसे प्रभावी कहते हैं, तथा दूसरा कारक अपने लक्षण को छुप जाता है, उसे अप्रभावी कहते हैं। अब समझिए प्रभाविता का नियम क्या कहा कि एक लंबा वाला और एक बौना वाला पौधे को जब क्रॉस कराया गया तो एक पहली पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे मिले, तो 2 विपरीत गुण था, 2 विपरीत कारक थे इसके अंदर, लंबे वाले और बौने वाले। तो एक कारक बाहर से दिख गया, एक कारक बाहर से दिखा पहली पीढ़ी में, दोनों का दोनों लंबा बन गया। तो इन्होंने कहा कि बौना और लंबा को जब क्रॉस कराए तो लंबा वाला पौधा प्रभावित हो गया, इसको प्रभावी बोल दिए, यह प्रभावी पौधा हो गया, ये अपना प्रभाव को डाला पहली पीढ़ी में, और बौना वाला छुप गया तो इसको हम अप्रभावी बोले। यही कहलाता है हमारा प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम इसमें है बीज संयोजन का नियम, यानी यदि किसी जीव में 2 असमान कारक हो तो युग्मक बनते समय एक जोड़े या एलील के सदस्य एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात युग्मक को 2 में से एक ही कारक प्राप्त होता है, इसे बीज संयोजन के नियम कहते हैं। अब दूसरा नियम कहाँ से निकल के आया वो देखेंगे। जब इन्होंने सभी लंबे वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया
तो यहाँ पे देखेंगे इसका जीनोटाइप कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप नाटा वाला का स्मॉल टी और स्मॉल टी था। इसमें जो पौधे बने, दोनों पौधे बने कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम जानते हैं कि कैपिटल टी प्रभावी कहलाएगा, स्मॉल टी अप्रभावी कराएगा। तो पौधा तो बाहर से दिखने में लंबा है, लेकिन इसके अंदर जो जीन है, कारक है, वह कारक दोनों है, लंबा भी है और नाटा भी है। तो जब यह पौधा लंबे पौधे से फिर नाटा कहाँ से निकल के आया, इसको सिद्धांत को उन्होंने कहा था बीज संयोजन के नियम। तो अब इन्होंने बीज संयोजन का नियम कैसे निकाला देखेंगे। अब इन्होंने कहा कि जब ये दोनों पौधे आपस में क्रॉस करते हैं तो युग्मक बनाते हैं। तो युग्मक बनाते समय ये जोड़े का जो कारक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है, यानी कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग हो जाएगा। यानी असमान जोड़े के कारक फिर से अलग हो जाते हैं और दो अप्रभावी कारक एक साथ मिलकर नाटे पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो इसी लंबे में से नाटा पौधा निकला, तो उन्होंने इसके आधार पे बीज संयोजन के नियम को दिया था। अब आप बोर्ड में जब जा रहे हो तो इतना ही आप याद रखना कि मेंडल के एक जीन की वंशगति के प्रयोगों को लिखे और उसके सिद्धांतों को बताए। तो जान जाइए, केवल इतना ही लिखना है कि लंबा और नाटा पौधे को क्रॉस कराया। पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे मिले और दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 मिले। इसके आधार पे मेंडल ने वंशगति के नियम को दिया, जो दो है, प्रभाविता के नियम और बीज संयोजन का नियम। इतना ही लिखकर आप पूरे के पूरे नंबर को उठा सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे। अब एक चीज और आता है, टेस्ट क्रॉस, परीक्षार्थ संकरण कभी पूछ दे तो हम क्या देंगे उत्तर, समझेंगे पहले इसको। जब प्रथम पीढ़ी के संकर को अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। अब इस प्रयोग को देखे थे, यह हो गया लंबा वाला पौधा जो प्रभाव डाला, सबका सब लंबा बनाया, यह कहलाएगा प्रभावी जनक, और जो प्रभाव नहीं डाला यह कहलाएगा अप्रभावी जनक। अब दोनों को विपरीत गुण को मिलाकर जो पहली पीढ़ी में जो भी पौधे तैयार हुए वह कहलाएगा हमारा संकर नस्ल, संकर पीढ़ी कहलाएगा। अब F1 पीढ़ी के किसी भी पौधे को जब हम अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाएंगे, इसे ही कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और एक और आता है बैक क्रॉस। इसको समझेंगे कि जब F1 पीढ़ी के संकर नस्ल के पौधे को प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो इसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। याद रखेंगे। आप देखिए परिभाषा को लिखा हुआ है यहाँ पे, आप आसानी से स्किप करके इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। क्या है बैक क्रॉस का परिभाषा? तो जब प्रथम पीढ़ी के संकर को प्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। अब आगे चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए बड़ी जल्दी हम टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। अपूर्ण प्रभाविता को देखेंगे। क्या है अपूर्ण प्रभाविता? 4.2.2 टॉपिक हमारा है अपूर्ण प्रभाविता। अब समझेंगे अपूर्ण प्रभाविता क्या हुआ। अभी तक आप लोगों ने देखा एक जीन की वंशगति, पहली टॉपिक, जिसमें लंबे पौधे नाटे पौधे को क्रॉस कराया गया। पहली पीढ़ी में सभी के सभी लंबे मिले, दूसरी पीढ़ी में 3 लंबे मिले और 1 नाटा मिला। उसके आधार पे मेंडल ने वंशगति को नियम दिया, जो 2 नियम था। एक था प्रभाविता का नियम और दूसरा था बीज संयोजन का नियम। तो मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए, अपने 7 विपरीत जोड़ी के लक्षण और 14 गुण को जो लिए थे, और जितना भी गुणों का प्रयोग किए, सब में यही आया, एक प्रभावी हुआ और दूसरा अप्रभावी होता था।
लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिक ने दूसरे पौधे पे, मटर के पौधे को छोड़कर दूसरे पौधे पे इसी प्रयोग को दोहराया तो यहाँ पे उसका अलग आया, तो उन्होंने इसका अलग नाम दिया। जैसे आप देखिएगा, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर ऑफ डॉग फ्लावर। अब इनहेरिटेंस करा गया फूलों के रंग के कौन से पौधे, तो स्वान पुष्प, डॉग फ्लावर अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे स्वान पुष्प, स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनम एसपी के पौधे हैं। यानी स्वान पुष्प, स्नैप ड्रैगन और एंटीराइनम पुष्प में रंग, क्या रंग लिए थे देखिएगा। उन्होंने क्या किया, लाल पुष्प वाले पौधे को श्वेत पुष्प वाले पौधे से क्रॉस करा दिया। तो अब देखेंगे इसका जीनोटाइप था कैपिटल आर और कैपिटल आर। व्हाइट फूल वाले का जीनोटाइप था स्मॉल आर और स्मॉल आर। इसमें से जो युग्मक बने यानी परागकण और अंड कोशिका बने, दोनों एक ही प्रकार के बनेंगे। लाल फूल वाला लाल गुण को देगा और उजला फूल वाला उजले गुण को आगे भेजेगा। पहली पीढ़ी में जो गुण आया न तो लाल जैसा आया और न ही श्वेत जैसा आया, इसमें जो रंग हो गया वह बदलकर गुलाबी हो गई। तो मेंडल के प्रयोग के अनुसार से दो विपरीत गुणों में से कोई एक प्रभावी होता है और दूसरा छुप जाता है, उसे अप्रभावी कहते हैं। लेकिन जब इसी को स्वान पुष्प में किया गया, स्नैप ड्रैगन में किया गया, तो इसमें पुष्प का रंग बदल गया। ना तो जनक के समान हुआ, कोई जनक के समान नहीं हुआ, ना तो लाल हुआ और ना ही उजला हुआ, उसका रंग हो गया पिंक। तब इसी को कहा गया अपूर्ण प्रभाविता। ना तो लाल जनक का प्रभाव पड़ा, ना ही श्वेत जनक का प्रभाव पड़ा, दोनों से अलग प्रभाव पड़ा, जिसको बोल दिए अपूर्ण प्रभाविता। अब इसकी परिभाषा को हम लोग लिखेंगे। देखिए परिभाषा को लिखेंगे, सीधा है कि जब दो असमान विपरीत गुण वाले जनकीय पौधे के संकरण के परिणाम स्वरूप प्रथम पीढ़ी के संतति में किसी भी जनक का प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे लाल और सफेद जनकीय पौधे से गुलाबी संतति। आप आसानी से इसको लिख लेंगे और यही आपका हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता की परिभाषा भी और व्याख्या भी। तो अपूर्ण प्रभाविता को समझ गए होंगे। हम बड़ी तेजी से, बड़ी शॉर्ट टाइप से चल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप एनसीईआरटी के तस्वीर के अनुसार से। मेंडल स्वान पुष्प में जो क्रॉस कराया गया, तो यही आपका स्वान पुष्प का तस्वीर है। लाल पौधे को उजले पौधे से जब क्रॉस कराया गया तो उसमें सारे के सारे पौधे पहली पीढ़ी में गुलाबी मिले। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब सेकेंड पीढ़ी में जब इसको लाया गया, गुलाबी पौधे को आपस में क्रॉस कराया गया, तो आप देखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात दोनों एक ही समान मिला। यानी अब देखें, एक दो पौधा मिला गुलाबी, एक पौधा मिला लाल और एक पौधा मिला उजला। तो फिनोटाइप यानी बाहर से दिखाई देने वाले लक्षण को हम लोगों ने अध्ययन किया तो पाया 1:2, 2:1। और जीनोटाइप भी देखिएगा, कैपिटल आर एक मिले, कैपिटल आर स्मॉल आर दो मिले और स्मॉल आर एक मिले। तो इसमें आपको प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से प्रयोग में, किसके प्रयोग में जीनोटाइप एवं फिनोटाइप दोनों का अनुपात एक जैसा होता है। तो हमारा उत्तर होगा अपूर्ण प्रभाविता। याद रखेंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों अनुपात एक जैसे प्राप्त होते हैं। हमारा अपूर्ण चलेंगे प्रभाविता की संकल्पना। आखिर जो प्रभाव पड़ता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, संकल्पना क्या है। तो सीधे में 3 लाइन में हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि ऐसी जीन जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना होती है, समान एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट यानी एस को रूपांतरण के लिए आवश्यक है। अब आप इस चीजों को समझिए
कि कोई एक एंजाइम है जो एस को पी में बदलता है। अब समझेंगे एस क्या है और पी क्या है। एस हो गया हमारा सबस्ट्रेट, और पी हो गया प्रोडक्ट। आप अपने भाषा में समझेंगे, सबस्ट्रेट को समझ जाइए। अगर आप अगल बगल में कोई भी कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, घर बन रहा होगा, तो समझ जाइए यह ईंट है, गिट्टी है। सीधा भाषा में समझेंगे, बालू है, छड़ है, सीमेंट है। यानी एक घर को बनाने वाले सभी रॉ मटेरियल है, तो जिसको हम जीव विज्ञान की भाषा में सबस्ट्रेट बोलेंगे। और एक मिस्त्री आया, यहाँ पे देखेंगे राज मिस्त्री आया, ठेकेदार आया और इंजीनियर आया। इसने इन सभी सामानों से एक खूबसूरत सा घर तैयार कर दिया, एक खूबसूरत सा घर बना दिया। तो यह सभी जो था, यह सबस्ट्रेट था, रॉ मटेरियल था। और इसका फाइनल उत्पाद क्या बना? तो फाइनल उत्पाद आपका घर बना। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं जिसको सबस्ट्रेट कहते हैं, और उस सबस्ट्रेट से फाइनल प्रोडक्ट बनना होता है जिसको हम शॉर्टकट में पी बोलते हैं। और एस से पी बनाने में जो मिस्त्री होंगे वही कहलाएंगे एंजाइम। अगर एंजाइम नहीं होंगे तो एस से पी नहीं बन पाएगा। जैसे देखें हम मटर के पौधे में प्रोडक्ट क्या था? लंबा पौधा, लंबा पौधा। अच्छा, लंबा पौधा को, पौधे के स्ट्रक्चर को लंबा करने के लिए कौन सा मटेरियल था? तो हम जानते हैं कि जीवों के संरचनात्मक इकाई जो है प्रोटीन होते हैं। तो अब यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन सा चीज था? तो प्रोटीन भी नहीं, एमिनो एसिड। कौन चीज था? एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड ही बनाते हैं प्रोटीन को। और एंजाइम एमिनो एसिड या प्रोटीन को लेकर उसको बना दिया लंबा, या बना देगा नाटा। तो जो लंबा बना या नाटा बना वह कहलाएगा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। और जो रॉ मटेरियल होंगे वह कहलाएंगे सबस्ट्रेट। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे जीन जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना होती है, जो क्या उत्पन्न करता है? जीन विशेष एंजाइम उत्पन्न करता है। और यह एंजाइम क्या करेगा? तो समान एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट को रूपांतरण के लिए आवश्यक है, यानी एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने के लिए आवश्यक है। इस उदाहरण को आप समझ गए होंगे। अब दूसरे उदाहरण को आपके बीच हम लाते हैं। तो मान लिया जाए कि एस है और एस को पी में बदलने के लिए हमको चाहिए एंजाइम चाहिए। अच्छा, एंजाइम को बना कौन रहा है? तो एंजाइम को बना रहा है जीन, जीन बना रहा है। तो अगर जीन हमारे पास लंबा वाला है तो एंजाइम को बनाएगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा लंबा में। समझिएगा, अगर जीन हमारे पास नाटा वाला है तो दो स्थिति होगी, जीन बनेगा तो कम बनेगा या बना तो साफ बेकार बना। तो यह सबस्ट्रेट तो है लेकिन प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? नाटा बन जाएगा। तो जीन काफी आवश्यक है हमारे शरीर में या किसी भी जीव के अंदर उसके लक्षण को निर्धारित करने में। तो अब आप एंजाइम को भी समझ गए होंगे, सबस्ट्रेट को भी समझ गए होंगे, और इसके रूपांतरण के बाद जो बनता है प्रोडक्ट उसको भी समझ गए होंगे। तो अब चलिए, हमको टॉपिक है कि प्रभाविता की संकल्पना। यानी जब हम देखें कि एक लंबे पौधे को नाटे पौधे से क्रॉस करवाए तो दोनों का गुण आया, लंबा भी आया और नाटा भी आया,
जीन दोनों आए लेकिन पौधा बना लंबा। आखिर लंबा क्यों बना वह हम देख रहे हैं, इसी का डिस्कशन करना है, लंबा क्यों बना और दूसरे पीढ़ी में फिर नाटा छुपलहवा जो था यह फिर दिखाई कैसे दिया। इसी को कॉन्सेप्ट को समझना है प्रभाविता की संकल्पना में। तो अब देखेंगे, अब समझेंगे कि रूपांतरित अलील सिद्धांततः निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि लंबा वाला जो गुण था उसको बनाने वाला जीन था कैपिटल टी, और किसी कारण से रूपांतरण हो गया। क्या हो गया? रूपांतरण हो गया, और यह लंबा वाला जीन कैपिटल टी बदल के स्मॉल टी में आ गया और यह पौधा को बनाने लगा बौना। अब जो रूपांतरण जीन, अब देखिए लंबा वाला जीन रूपांतरण होकर क्या बन गया? बौना। तो कैपिटल टी लंबे के लिए और स्मॉल टी बौना के लिए हम लोगों ने दिया। अब समझेंगे वह जो स्मॉल टी होगा, जो रूपांतरित जीन होगा, यह क्या करेगा? पहला स्थिति में एंजाइम बनाएगा, एंजाइम बनाना नहीं छोड़ेगा, 3 काम करेगा। दूसरी स्थिति में एंजाइम बनाएगा लेकिन कार्य अक्षम बनाएगा, यानी एंजाइम बन रहा है लेकिन बिना काम का बन रहा है। और तीसरा स्थिति में देखेंगे हम लोग कि एंजाइम की अनुपस्थिति, यानी एंजाइम बनाया ही नहीं। अब समझो कैपिटल टी स्मॉल टी बना तो इसने या तो एंजाइम बनाया लेकिन एंजाइम जो था कार्य अक्षम था, और दूसरा एंजाइम को बनावे नहीं किया तो एंजाइम को बनाएगा ही नहीं तो काम कुछ करेगा नहीं, लंबा बनाएगा ही नहीं। तो अगर पहला स्थिति होगा एंजाइम समान रूप से जैसा ई बना रहा है वैसे ई बनाया तो फिनोटाइप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे वाली 2 स्थिति हो जाएंगे तो फिनोटाइप में प्रभाव में अंतर पड़ जाएगा। तो अब देखिएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी आया, दोनों एक साथ आया। तो अब समझिए एंजाइम या तो यह बनाया तो कार्य अक्षम बनाया, निकम्मा बनाया, नहीं तो बनाया ही नहीं। तो इसने तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन ई कैपिटल टी वाला था तो ई तो लंबा वाला बनाया, ई लंबा बनाया, ई कुछ नहीं बनाया, 0 बनाया, फिर भी पौधा कैसा दिखाई दे देगा? लंबा दिखाई दिया। अच्छा, दूसरे पीढ़ी में जब दोनों बौना वाला जीन एक साथ आ गया, स्मॉल टी, और दोनों कोई एंजाइम नहीं बनाया, 0/0 कोई एंजाइम ही नहीं बनाया, तो वह पौधा लंबा नहीं बनकर पौधा कैसा बन गया? बौना बन गया। इसकी संकल्पना को समझ गए होंगे। अब आइए अपूर्ण प्रभाविता कैसे किया। हम लोगों ने देखा कैपिटल आर जो लाल पुष्प का था यह बदलकर चला गया स्मॉल आर में, जो उजले फूल वाले गुण थे। अब उजला फूल वाला क्या किया? एंजाइम बनाया लेकिन कम बनाया, कम मात्रा में बनाया। ई भी बना रहा है, तो ई भी बना रहा है 50% और ई बना रहा है 25%। अब जब पहली पीढ़ी में देखे आर और आर आया, दोनों ने बनाया 50 जोड़ 50 बराबर 100%, तो बराबर ही लाल हो गया। इसका गुण कैसा हो गया? लाल हो गया। अब यह दोनों, अब कैपिटल आर और स्मॉल आर जब एक साथ पहली पीढ़ी में आए तो ई बनाया 50% और ई बनाया 25%, या 0% लो, इसको मान ले हम 0%। तो ये 50% बनाया, 0% बनाया, तो लाल की क्षमता 50% तो कैपिटल आर बना दिया, तो और यह 0 बनाया, कुछ नहीं बनाया, तो जिसके कारण यह फूल का रंग हो गया पिंक। अब स्मॉल आर एंजाइम या तो अक्षम बनाया या तो एंजाइम बनाया ही नहीं, कुछ इसमें प्रोडक्ट को रेड करेगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट जब लाल नहीं होगा, दोनों का दोनों सेम रह गया, तब यह 0/0 लाल, तो 0/0 लाल तक क्या हो जाएगा? उजला। यही हमारा है प्रभाविता की संकल्पना कि जब कोई जीन रूपांतरण होता है तो वह 3 प्रकार का काम करेगा।
एक तो इंजाइम समान पड़ेगा तो फिनोटाइप में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कार्य अक्षम बनाया या इंजाइम बनाया ही नहीं तो फिनोटाइप में प्रभाव पड़ जाएगा। क्लियर है? शॉर्ट नोट है, इसमें पूरे चैप्टर को हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब चलिए, हमारा टॉपिक 4.3 है दो जीनों की वंशगति। इसको समझेंगे। दो जीनों का मतलब कि दो गुण लिया, दो जीन का मतलब क्या लिया, दो लक्षण को प्रयोग किया। अब ये सब प्रयोग कौन कर रहा है, तो मेंडल कर रहा है। देखिएगा, जनक पीढ़ी में इन्होंने क्या किया, दो लक्षण लिया, एक गोला बीज और रंग उसका पीला। इसी के विपरीत लक्षण चुना, गोल का विपरीत लक्षण झुर्रीदार और पीला का विपरीत लक्षण हरा। ये प्रभावित था, यह प्रभावित था। दोनों से युग्मक बना, दोनों से एक एक समान युग्मक आएगा। और पहली पीढ़ी में जो पौधे बने वह सबका सब बना गोल और पीले बीज वाले। और गोल पीले बीज वालों को फिर स्वपरागन के लिए छोड़ दिया गया। तो दूसरी पीढ़ी में देखिएगा, इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। मेंडल ने दो जीनों की वंशगति में क्या किया था, तो लिया था गोल और पीला बीज वाला पौधा, झुर्रीदार और हरा बीज वाले पौधे दोनों को क्रॉस करवा दिए। तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सब मिला गोल और पीला। ठीक इसी प्रकार आप नोट कीजिएगा, पीले और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे से किया गया। प्रथम पीढ़ी में केवल पीले रंग वाले गोल बीज वाले संतति उत्पन्न हुए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम देखेंगे। अब देखिएगा, सेकेंड पीढ़ी में क्या किया इन्होंने, सेकेंड पीढ़ी में जितने गोल और पीले बीज वाले प्रथम पीढ़ी के पौधे थे उसको स्वपरागन के लिए छोड़ दिया गया। तो अब इसका जो फिनोटाइप निकल के आया वह था 9 पौधा गोल और पीला, 3 पौधा गोल और हरा, 3 पौधा झुर्रीदार और पीला और 1 पौधे झुर्रीदार और हरा। तो फिनोटाइप अनुपात निकला 9:2, 3:2, 3:1। बस इस प्रयोग को इसी प्रकार से हम सीधे से याद रखेंगे कि दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात 9:3:1 आया। F2 पीढ़ी में यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात 1:2, 2:2, 4:1। अब इसको कैसे निकाले थे वो आप क्लास में देखे होइएगा डीपली तरीके से, वहाँ निकालने का तरीका बताए थे। और फिनोटाइप अनुपात 9:3:1 मिला। हम इसी चीज को केवल शॉर्ट नोट में नोट करते चलेंगे। तो अब इसका अनुपात क्या मिला, 1:2, 2:2, 4:1। फिनोटाइप और जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात मिला 9:3:1। ये दो डाटा याद रखिएगा। मेंडल के एक जीनों की वंशगति में क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप मिला और दो जीनों की वंशगति में क्या मिला, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। रट लीजिएगा, लिख लीजिए 10 बेर, 20 बेर, 50 बेर, लेकिन यह याद होना चाहिए। और यही चीज ज्यादातर पूछता है, इसी से डिस्कशन कर भी सकते हैं। अब आगे देखेंगे, द्विसंकर क्रॉसों के परीक्षणों के पर आधारित मेंडल ने एक दूसरा समान नियम प्रस्तावित किया जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। अब देखिए, पहला नियम, पहला प्रयोग से उन्होंने दिया था प्रभाविता का नियम, वंशगत अनुवांशिकता का नियम, और दूसरे प्रयोग से उन्होंने दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब दोनों नियम को याद रखिएगा। दोनों नियम पूछ सकता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। तो देखेंगे, यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। आप समझिए कि यह कह क्या रहा है, जैसे एक लक्षण था गोल और पीला और दूसरा लक्षण था जनक में झुर्रीदार और हरा, लेकिन दूसरी पीढ़ी में देखेंगे, पहली पीढ़ी में जहां गया जनक के समान गया, लेकिन दूसरी पीढ़ी में बदला बदली कर लिया
गोलका के साथ जो पियरका था वहाँ गोलका के साथ हरा भी चला आया, और हरे के साथ हमेशा पीले के साथ हमेशा गोल बीज थे। अब यहाँ झुर्रीदार जो है वो पीला वाला गुण को ले लिया, यानी दो गुण। कौन कौन गुण? एक गोल वाला और एक पीला वाला, दोनों जोड़े जा रहा था, साथे जा रहा था। झुर्रीदार और हरा साथे जा रहा था। यह दोनों दूसरी पीढ़ी में जाकर बदला बदली कर लिया। गोलका चल गया झुर्रीदार के साथ और पियरका चल गया हरा वाला के साथ। तो क्या है, जनक का जो गुण था वो बदला बदली हो गया। इसी पर उन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन के सिद्धांत, जिसके अनुसार जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं, तो किसी एक जोड़े का लक्षण, यानी किसी एक जोड़े का लक्षण, तो एक जोड़े का लक्षण क्या था? गोल और पीला था। विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है, यानी झुर्रीदार और हरा से स्वतंत्र होता है। समझे तो गोल और पीला ये भी दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, और झुर्रीदार और हरा भी एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। ऐसा नहीं कि जो जनक में पाया जाएगा वही पीढ़ी दर पीढ़ी पाया जाएगा। तो यह नियम हो गया हमारा। अब चलेंगे वंशगति के क्रोमोसोम का सिद्धांत, इसको समझेंगे। वंशगति के नियम को दिया, विसंयोजन का नियम दिया, मेंडल ने पुस्तक छपवाया, लेकिन तत्कालीन कोई भी वैज्ञानिक इसको मानने के लिए उस समय तैयार नहीं थे। अब 1900 ईस्वी में, यानी 1865 से लेकर 1873 तक इन्होंने प्रयोग किया और उसके प्रकाशन भी करवाया, लेकिन किसी ने मेंडल को मान्यता नहीं दी। लेकिन 1900 ईस्वी में मेंडल के प्रयोग को दोहराने वाले 3 वैज्ञानिक थे, डी ब्रीज, कॉरेंस और वान शेरमार्क। आप याद रखें, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल के प्रयोग को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो यहाँ देख रहे हैं, डी ब्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशगति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। अब देखिए, मेंडल के परिणामों की पुनः खोज क्या किया? सटन और बोवेरी ने मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशगति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो निम्न है। अब बहुत सारे प्रयोग का किया, जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे वहां पे क्लियर होगा हमारा। अब वंशगति के क्रोमोसोम सिद्धांत में शॉर्ट नोट में यह समझे कि मेंडल के प्रयोग को दोहराने वाले वैज्ञानिक डी ब्रीज, कॉरेंस और शेरमार्क थे। फिर सटन और बोवेरी आए, इन्होंने मेंडल के सिद्धांत को जोड़कर, यानी मेंडल के सिद्धांत, मेंडल ने जितने सिद्धांत को दिया था उसको जोड़कर, जब माइक्रोस्कोप की आविष्कार हो गई, गुणसूत्र का, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के व्यवहार का अध्ययन किया गया, तो पाया गया कि जितना मेंडल ने लिख कर गया था हूबहू वही व्यवहार माइक्रोस्कोप से देखने पे क्रोमोसोम कर रही है। तो दोनों को एक साथ, मेंडल के दिए गए सिद्धांत को और बोवेरी और सटन के देखे गए सिद्धांत को एक साथ जोड़कर उसका नाम दिया गया वंशगति का क्रोमोसोमवाद या वंशगति का सिद्धांत। अब वंशगति का क्रोमोसोमवाद और वंशगति का सिद्धांत क्या है वो आप देखेंगे। तो ये तालिका आपका एनसीईआरटी से निकाले हैं, वहां भी पढ़ेंगे। यहाँ भी बतलाते हैं कि पहला था कि ए मान लीजिए क्रोमोसोम है और बी को मान लीजिए कि जीन है। तो क्रोमोसोम जोड़ा में होता है, जीन भी जोड़ा में होता है। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। यानी युग्मक के निर्माण में जोड़े का जो क्रोमोसोम है वह केवल एक क्रोमोसोम जाता है युग्मक में। और ठीक उसी प्रकार युग्मक जनन में जीन भी जो है जोड़े में से कोई एक जीन जाता है
युग्मक में। तो दोनों व्यवहार जो मेंडल ने जीन के संबंध में कहा था वही व्यवहार बोवेरी और सट्टन ने क्रोमोसोम में देखा, दोनों को मिलाकर एक सिद्धांत दिया जो आपके सामने निम्न है। और तीसरा सिद्धांत था कि अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित होते हैं, इसी को मेंडल ने बीज संयोजन का नियम भी कहा था। इसमें भी है एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित होते हैं। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि वंशगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का वर्णन करें, तो आप बस जितना स्क्रीन में दिया हुआ है इतना ही लिखकर आप नंबर को पा सकते हो, ज़्यादा। अब चलिए एक और चीज़ आता है, अगला टॉपिक हमारा हो जाता है 4.3.3 सहलग्नता और पुनर्योगज, अंग्रेजी में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो थॉमस हंट मॉर्गन नाम आया, जब स्टार्ट किए थे तो बताए थे इनको कहा गया था प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक। किनको? थॉमस हंट मॉर्गन का। अब स्लाइड में आया तो थॉमस हंट मॉर्गन तथा उनके साथियों ने वंशगति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत के प्रयोगात्मक सत्यापन किए और यौन जनन उत्पादन विभेदन के लिए खोज के आधार की नींव डाली। इसलिए मेंडल को प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट में, अब देखेंगे यही हमारा मॉर्गन है और मॉर्गन ने खोज किया था किस पे? तो फल पे लगने वाले मक्खियों पे, फल मक्खी पे, जिसे हम अब देखिए प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक कहा गया। किसको जनक कहा गया? तो मॉर्गन को। मॉर्गन ने अपने प्रयोग में देखिए मॉर्गन ने फल मक्खियों यानी फ्रूट फ्लाई जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पे काम किया। जैसे मेंडल ने काम किया था तो किस पे काम किया था? मटर के पौधे पर। ठीक है, मॉर्गन ने काम किया था, आप देख रहे हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी फ्रूट फ्लाई, अंग्रेजी में का नाम है, फल पे लगने वाली मक्खियाँ है, इस पे काम किया था। तो फल मक्खियों की भिन्नता प्रयोग से सहलग्नता और पुनर्योगज की खोज की। मेंडल ने क्या खोज किया? देखिए फल मक्खी सामने आपके हैं, तो फल मक्खी पे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग किया और इन प्रयोग के आधार पर उन्होंने दो चीज़ों को खोजा, जो था एक सहलग्नता और दूसरा था पुनर्योजन। अब समझेंगे सहलग्नता क्या है और पुनर्योजन को क्या है। देखेंगे एक ही क्रोमोसोम पर निकट अवस्थित दो जीन एक दूसरे से भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ स्थानांतरित होते रहते हैं, ऐसे जीन को सहलग्न जीन अथवा सहलग्नता कहते हैं। बस एक लाइन का परिभाषा तस्वीर में देखेंगे कि दो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं, कि क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, तो एक ही क्रोमोसोम पे अवस्थित निकट के दो जीन, देखिए दो जीन कौन हो गया? एक ही क्रोमोसोम पे ए और बी, तो ये दोनों भौतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और जहां भी जाएंगे दोनों एक साथ जाएंगे। ए जीन जब भी जाएगा बी के साथ एक साथ जा रहा है, इसी को हम कहते हैं सहलग्न जीन और इस स्थिति को बोलेंगे सहलग्नता। तो आप सहलग्न जीन और सहलग्नता को समझ गए होंगे कि एक ही क्रोमोसोम पर अवस्थित दो जीन जो भौतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी यह एक साथ चले जाते हैं, इसी स्थिति को हम बोलेंगे सहलग्नता। अब दूसरा है पुनर्योगज। अब इसको देखेंगे, सहलग्न जीन युग्मक निर्माण के दौरान क्रॉसिंग ओवर यानी विनिमय में भाग लेते हैं, तो एक दूसरे से अलग होकर नए संयोजन बनाते हैं। इस घटना को पुनर्योजन कहते हैं। तस्वीर में देखेंगे और समझेंगे। यह देखिए, जो सहलग्न जीन है वह टूट सकता है, दोस्ती टूट सकती है। कुल मिलाकर समझिए कि एक के गांव का ये दूगो दोस्त था,
आई दोनों दोस्त यहाँ से बाहर पटना तक पढ़ने गया, दिल्ली तक पढ़ने गया। तो जहाँ गया एक के साथ रूम डेरा लेकर रह रहा था, तो इसको बोले सहलग्नता। जहाँ भी गया, पटना गया तो एक के साथ, दिल्ली गया तो एक के साथ, इसके ऊपर भी जा रहा है तो एक के साथ, तो दोनों एक के रूम में लड़ रहा है, तो इसी को हम बोले सहलग्नता। अब देखिए, अब दोस्ती को कैसे तोड़ देता है। मान लिया जाए ये दोनों को एक दूसरे अपने अपने जाति के किसी दूसरे लड़की से प्रेम हो गया। अब देखिए, तो अब दोनों का फिजिकल असेस्टमेंट जो आपसी लगाव है वह टूटकर किससे हो रहा है, किसी गैर लड़की से हो रही है। तो अब देखेंगे, अब ये दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है, आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे। तो जैसी दोनों के बीच में कोई तीसरा आता है, इसकी दोस्ती में दरार पड़ने लगती है और अंत में जाकर नया संयोजन बनता था। देखेंगे ए और बी जो लगातार साथे जा रहा था, ये बीच में कटा। तो बीच में कटा कैसे, तो क्रॉसिंग ओवर में भाग ले लिया, ई इधर आ गया और इधर चला गया। तो जो एक्स आकार की रचना बोलती है, इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर लिखा हुआ है यहाँ पे। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेस 1 के, मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 के पेकाइटिन अवस्था में होती है। तो वहां पे जाकर दो सहलग्न जीन जब क्रॉसिंग ओवर में भाग ले लेता है, तो दोनों अपने आप को बदला बदली कर लेता है। तो अब देखेंगे, ये दोनों को प्रेम हुआ, दोनों विवाह कर लिया। कुल मिला के ही समझ लीजिए। तो विवाह करने के बाद जो रूम लिया, देखिए स्मॉल ए चल गया स्मॉल कैपिटल बी के साथ, और कैपिटल ए आ गया स्मॉल बी के साथ। यानी इसकी दोस्ती टूट गई और नई दोस्ती बन गई। इसी को हम क्या बोलेंगे, पुनर्योजन बोलेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस उदाहरण को अच्छे तरीके से समझ गए होइएगा। यानी कि एक ही गांव से निकला दो दोस्त, यहाँ से महुआ, महुआ से पटना, पटना से दिल्ली तक गया, साथे साथे चला गया, कभी हट नहीं रहा है। तो इसी को हम बोलेंगे सहलग्न दोस्त या सहलग्न जीन। अब इसको आ जाइए बायोलॉजिकल भाषा में कैसे समझेंगे, तो एक ही क्रोमोसोम पे अवस्थित दो जीन जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ जाते हैं, उसको सहलग्न जीन या सहलग्नता कहते हैं। अगर सहलग्न जीन क्रॉसिंग ओवर में भाग ले लिया और अपने आप को बदल लिए, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे पुनर्योजन। तो मुझे विश्वास है कि आप सहलग्नता को भी समझ गए होंगे और पुनर्योजन को भी समझ गए होंगे। और इसकी खोज किया था मॉर्गन ने। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये लाइन आप याद रखेंगे। क्रॉसिंग ओवर ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है। विनिमय की क्रिया मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 के पेकाइटिन अवस्था में होती है, जो ओरली इससे पहले हमने भी आपको बताया भी था। अब आइए, हमारा है बहुजीनी वंशगति को समझना है। एक बार एक एक स्टेप, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हम चलते हैं। एक टॉपिक पर 2 से 3 मिनट का डिस्कशन करते हैं बस। इस तरीके से लगभग 1 घंटे के लगभग का वीडियो में पूरा का पूरा हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अब देखेंगे, जब किसी एक लक्षण को समानतः 3 अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित करते हैं, अतः इन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं। जैसे मानव त्वचा का रंग इसका एक अन्य उदाहरण है। अब आप समझेंगे कि बहुजीनी वंशगति क्या है। तो हम लोग अभी तक समझे थे कि किसी भी लक्षण को एक जीन निर्धारित करता है। लेकिन अब है लक्षण एक है, एक के लक्षण को 3 से अधिक जीन अगर निर्धारित करेगा, तो इस प्रकार के लक्षणों की गति को बोलेंगे बहुजीनी वंशगति। तो इसका उदाहरण क्या है, मानव त्वचा। और इसके हम फोटो से समझेंगे कि जैसे देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार की रंग की खूबसूरत बालाएं आपको दिख रही होंगी। एक देखे होइएगा प्योर व्हाइट है, इंग्लैंड की है। एक देखिएगा पूरा का पूरा काली है, दक्षिण अफ्रीका की।
और एक ये अपना इंडियन है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इंडियन है। अब इनके यह मानव के त्वचा है, इस त्वचा के जीन को निर्धारित करता है। अच्छा, इसको हमको बनाना पड़ेगा खुद से। अब देखिए, इसको निर्धारित कर रहा है, तो इस रंग को निर्धारित करने वाले 3 जीन होते हैं, ए, बी और सी। ये तीनों मिलकर रंग को निर्धारित किया। यह जीन जो है प्राकृतिक जीन था, और प्राकृतिक रूप से मनुष्य जब शुरू में हुए थे तो उनका रंग यही था, करियकवा रंग था। अब यह जीन बदला तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तीनों जीन बदल गया तो पूरा का पूरा एकदम व्हाइट कलर हो गया। अब देखिए स्थिति क्या है, जीन जब भी रहते हैं जोड़े में रहते हैं, तो जब इसके जीनों की स्थिति को हम देखेंगे तो सब का सब स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी और स्मॉल सी, यानी तीनों जीन जब रूपांतरित जीन एक साथ आ गए तो व्यक्ति इंग्लैंड का भूरा भूरा एकदम हो गया। अगर इसके दोनों आपस में मिल गए, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये तीनों आ गए तो व्यक्ति इंडियन हो गया, न तो गोरा हुआ और न ही काला हुआ। लेकिन अगर यही पूरा का पूरा आया, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल सी, तो यह व्यक्ति पूरा का पूरा डार्क हो गया, काला हो गया। तो समझिए कि हमारे मानव का, हमारे रंगों को बनाने वाला जीन जो है वह 3 गो जीन मिलकर एक केवल त्वचा के रंग को बनाता है। तो इसलिए मानव त्वचा के बनाए जाने वाले जीनों को हम बहुजीनी वंशगति कहते हैं, क्योंकि 3 जीन मिलकर केवल एक लक्षण को निर्धारित किया, वह लक्षण था मानव के त्वचा का रंग। अब नेक्स्ट चलेंगे हम बहुप्रभाविता। तो जब एक जीन, समझेंगे, जब एक जीन अनेक फिनोटाइप लक्षण को प्रकट कर सकता है तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं, और ऐसी स्थिति को बहुप्रभाविता कहते हैं। अब अभी तो हम देखा कि जीन एक, लक्षण अनेक। इसमें क्या कह रहा है कि एक जीन अनेक फिनोटाइप को डाल रहा था। इससे पहले देखे थे जीन 3 और लक्षण 1, जीन 3 और लक्षण 1 बहुजीनी वंशगति, और जीन 1 लक्षण अनेक, यह कहलाएगा बहुप्रभाविता। यानी एक जीन बहुत सारे लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, कहलाएंगे बहुप्रभाविता। परिभाषा देखेंगे, जब एक जीन अनेक फिनोटाइप लक्षणों को प्रकट कर सकता है, ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं, और ऐसी स्थिति को बहुप्रभाविता कहते हैं। अब देखेंगे, इसका उदाहरण है कि मनुष्य में होने वाली फेनिल कीटोमेह व्याधि, एक रोग है फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसका एक उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि यह रोग फेनिल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेस नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसको थोड़ा सा आगे भी डिस्कशन करना है, और हम यहाँ पे समझ ले कि फिनाइल कीटोन्यूरिया अंग्रेजी नाम है, हिंदी में बोलेंगे फेनिल कीटोमेह व्याधि या फेनिल कीटोमेह रोग। यह हो कैसे रहा है, तो फेनिल कीटोमेह एक जीन है, जो जीन एक एंजाइम बनाता है। इस एंजाइम का नाम है फेनिल एलिनीन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम। जब यह एंजाइम हमारे शरीर में नहीं बनेगा तो यह फेनिल एलिनीन को पाचन नहीं कर सकता है, पाचन नहीं करेगा तो शरीर में जमा हो जाएगा, और शरीर में इसके जमा होने से अनेक लक्षण दिखाई दे रहा है। बच्चा को देखिएगा, इसके अंदर यही बीमारी है, फेनिल कीटोन्यूरिया है। तो एक जीन बदला
एक एंजाइम नहीं बना। और लक्षण क्या क्या बदल गया, देखिए मानसिक मंदन, इसका दिमागी रूप से यह बच्चा जो है कमजोर हो जाएगा, इसके माथे का बाल कम होने लगेगा, तो बालों के कम होना, और त्वचीय रंजन यानी त्वचा पे दिखेगा, इसका रंग जो है धीरे धीरे पैच पैच दाग दाग आने लगेगा। तो जीन 1 लक्षण 3, इसी को हम बोले बहुप्रभाविता। तो बहुप्रभाविता को आप लोग समझ गए होंगे और इसको नोट कर लीजिएगा कि हैंकिंग 1819 में कुछ कीटों के शुक्र जनन के विभिन्न अवस्थाओं में से एक विशेष केंद्रकीय संरचना का पता लगाया। अब समझिए, लिंग निर्धारण का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो हैंकिंग थे। इन्होंने कब प्रयोग किया, 1819 में। किस पे प्रयोग किया, तो कीटों पे यानी ग्रास हॉपर पे। किस चीज का प्रयोग किया, तो उसके अंदर शुक्राणुओं को बनने की क्रिया को माइक्रोस्कोप से देखा, तो विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार की केंद्रकीय संरचना पाया। अब समझिए, इस शुक्राणु है, इस शुक्राणु के केंद्रक में एक विशेष प्रकार की संरचना का पता लगाया, जिसको उन्होंने कहा विशेष संरचना। अभी उन्होंने क्या कहा, विशेष संरचना। केवल यही समझिएगा, अभी हम लोग एक सवाई के चक्कर में ना पड़ेंगे। अभी हम लोग दिमाग लगाया 1819 ईस्वी में। चलिए, हैंकिंग जब खोज कर रहे थे तो उनके दिमाग के अनुसार को पढ़िए और तब पता लगाइए। अब इन्होंने, यही हैंकिंग है, देख रहे हैं फोटो आपका, हैंकिंग 1819 ईस्वी में इन्होंने कीटों पे परीक्षण किया था, उसके शुक्र जनन को देखा, उसमें से इस शुक्राणु के केंद्रक में एक विशेष प्रकार की संरचना को देखा था। अब विशेष प्रकार की संरचना को क्या देखा, तो हम देखेंगे कि 50% शुक्राणुओं में शुक्र जनन के बाद यह संरचना देखी जाती है, जबकि 50% में यह नहीं होती है। तो हैंकिंग ने इस संरचना को एक्स काय नाम दिया। जैसे गणित आप पढ़ते होइएगा, जब किसी का मान निकालना रहता है, कुछ मालूम नहीं रहता है, तो हम लोग उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार हैंकिंग ने जब कीटों के स्पर्म का संरचना को देखा, तो इसके केंद्रक में एक विशेष प्रकार का संरचना था और कुछ शुक्राणु के केंद्रक में विशेष प्रकार की संरचना नहीं था। इसमें था और इसमें नहीं था, तो इस संरचना को उन्होंने नाम दे दिया एक्स। ये तो 10 हो गया रोमन का, इसका नाम दे दिया उन्होंने एक्स। समझ गए। अब यहां से आगे फिर इनके दौर को देखेंगे हम लोग। तो कीटों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि XO प्रकार की होती है। अब देखिए, ये कीट है ग्रास होपर, XO टाइप में। तो ऐसे कीट जिसके शरीर के संरचना 22+XX है, यह मादा बन गई। अब देखेंगे, मादा का सींग हम करते हैं, मादा की पहचान करते हैं इस निशान, इसका पहचान निशान है। और जिसमें केवल एक एक्स पाया जाता है, इसको हम नर मानते हैं। तो कीट पतंग में किस प्रकार का लिंग निर्धारण सिस्टम है, तो XO टाइप का है, यानी 2 एक्स हो गया तो मादा, 1 एक्स है तो नर। और मादा जब भी अपना अंडाणु को बनाएगी तो यह बनाएगा 11+X, यानी इसके अंडाणु में हमेशा एक्स पाया जाएगा, यानी यही एक्स जो विशेष संरचना था। लेकिन शुक्राणु जब बनाएगा तो आधा बनाएगा 11+X, यानी यह पाया गया, और 11+0। अगर 11+X वाला शुक्राणु 11+X वाला अंडाणु से निषेचन किया तो यह कीट बन जाएगा मादा। और 11+0 वाला 11+X से करेगा तो यह हो जाएगा 22+X0, यानी X, यह बन जाएगा नर। तो समझ गए होंगे, कीट पतंगों में जो लिंग निर्धारण होती है वह X
ओ टाइप का होता है, और पक्षी में जो लिंग निर्धारण होता है वह ZW टाइप का होता है। यानी पक्षी में कितने गुणसूत्र, तो मुर्गा में आप देख रहे हैं 76 प्लस ZW है तो ये मादा बन गया, और 76 प्लस ZZ है तो नर बन गया। यानी इसके मादा जो है 2 प्रकार के अंडाणु तैयार करेंगे। 76 को आधा कीजिए तो 39 प्लस Z वाला या 39 प्लस W वाला। लेकिन इसके नर जो है हमेशा एक ही प्रकार के शुक्राणु तैयार करेंगे जो कहलाएगा 39 प्लस Z। तो यह 2 प्रकार के तैयार किया तो कहलाएगा नर विषम युग्मकी, विषम युग्मकी। यानी इसके नर जो है वह 2 प्रकार के युग्मक तैयार, मादा इसके यहाँ कहलाएगा मादा विषम युग्मकी, पक्षी में कहलाएंगे मादा विषम युग्मकी, और नर कहलाएगा समयुग्मकी। तो हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कीट में मादा जो है एक ही प्रकार का युग्मक तैयार कर रही थी 11 प्लस X, तो मादा कहलाएगी समयुग्मकी, और नर जो है 2 प्रकार का तैयार कर रहा था तो नर कहलाएगा विषम युग्मकी। तो कीट में नर और मादा बनने के लिए जिम्मेवार नर होता है, लेकिन पक्षी में नर और मादा को बनाने के लिए जिम्मेवार हमेशा मादा होगी। कौन होगी? मादा होगी। अब देख रहे हैं किसमें कौन सा सिस्टम हो रहा है। तो फल मक्खी तथा मानव में किस प्रकार का पाया जाता है? तो XY प्रकार का। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पक्षी में किस प्रकार का पाया जाएगा? तो ZW प्रकार का पाया जाएगा। तो फल मक्खी और मादा के नर में पाया जाएगा XY और मादा में पाया जाएगा XX। नर X या Y 2 प्रकार के युग्मक तैयार करेंगे, इसलिए नर कहलाएगा विषम युग्मकी, विषम युग्मकी, और मादा केवल एक ही प्रकार का अंडाणु तैयार करेंगे X प्रकार का, यह कहलाएंगे सम युग्मकी। इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। और पक्षी में ZW टाइप का होता है, तो अगर ZZ है तो यह बन जाएगा फीमेल, यह बन जाएगा मेल यानी नर, और ZW टाइप का है तो यह बन जाएगा मादा। अब देखेंगे नर केवल एक ही प्रकार का शुक्राणु तैयार कर सकती है और मादा 2 प्रकार के करेंगे Z और W, तो इसका नर कहलाएगा समयुग्मकी और इसके मादा कहलाएंगे विषम युग्मकी। इससे भी क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव बनाया है, पूछा है, तो आप इसको भी नोट करके याद रखेंगे लिंग निर्धारण से। चैप्टर बड़ा है लेकिन हम शॉर्टकट तरीके से जल्दीबाजी में पूरे को हम कोशिश कर रहे हैं क्लियर करने का। अब है एक और जीव है, मधुमक्खी में अगुणित द्विगुणित प्रकार की लिंग निर्धारण होती है। तो अब समझे कि मधुमक्खी अगर फीमेल है तो इसके पास 32 क्रोमोसोम है यानी 16 जोड़ा है, और मधुमक्खी के मेल में केवल 16 क्रोमोसोम होता है यानी एक ही सेट पाए जाते हैं, 2 सेट नहीं। तो जब जोड़ा में पाया गया तो यह कहलाएगा द्विगुणित, एक ही सेट पाया गया तो यह कहलाएगा अगुणित। अगुणित अब समझेंगे। तो जब जोड़े में क्रोमोसोम है मधुमक्खी में तो वह मादा बनाएगी, और जब एक ही सेट क्रोमोसोम है तो वह नर बनाएगा जो अगुणित कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फीमेल जब भी अपने अंडा मियोसिस करेगी अंडाणु बनाने के लिए तो यह 16 इसके गैमीट में, इसके अंडाणु में 16 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और इसमें जब नर का शरीर अगुणित है तो यह जब शुक्राणु बनाएगा तो समसूत्री विभाजन माइटोसिस के द्वारा, और इसके पास भी शुक्राणु है। अंडाणु और शुक्राणु निषेचित हो गया तो फिर 16 जोड़ 16 बराबर 32 क्रोमोसोम बन गए, जोड़ा बन गए, तो यह बन जाएगा आपका मादा। अगर इसके अंडाणु में क्षमता है कि बिना निषेचन के भी, बिना
निषेचन, बिना निषेचन के भी यह संतान को बना सकती है, संतान उत्पन्न कर सकती है। अब समझेंगे, इसके अंडाणु में बिना निषेचन के भी संतान उत्पन्न करने का क्षमता होता है, तो इसके अंडाणु में 16 क्रोमोसोम ही रह जाएंगे, बिना निषेचन के बनेगा तो नर बनेगा। तो मधुमक्खी में पाया जाता है गुणसूत्र, लिंग निर्धारण वह होता है हैप्लो और डिप्लो टाइप, अगुणित और द्विगुणित टाइप। आप इसके 3 प्रकार होते हैं। एक बहुत बड़ी समूह में एक बहुत बड़ी मक्खी होती है जिसको क्वीन बोलते हैं, एक छोटी होती है जिसको वर्कर बोलते हैं, और एक मझोलवा होता है जिसको नर या ड्रोन कहा जाता है। आप देख रहे हैं 3 प्रकार के होता है। ये दोनों में पाया जाएगा 32 क्रोमोसोम, और इसमें पाया जाएगा केवल और केवल 16 क्रोमोसोम। ठीक है कि वह क्रिया है को हटा दीजिए यहाँ पे, वह क्रिया जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है, इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आता है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। बस एक लाइन में उत्परिवर्तन की भाषा को याद कीजिएगा। क्लियर? अब देख रहे हैं उत्परिवर्तन है क्या। तो डीएनए के अनुक्रम में बदलाव हुआ। बच्चा को देखिए, समानतः 5 अंगुली होती है, आप भी गांव में देखे होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा अंगुली आ गया इसके शरीर पे। तो क्या हुआ, डीएनए के अनुक्रम को बदलाव हुआ, यानी ज्यादा मात्रा में एक कुछ जीन बढ़ गया तो एक और एक्स्ट्रा अंगुली बन गई। इसमें देखिए कि जोड़बा अंगुली बन गया। ये सब एक के दुगो मिलेगा। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। और फिर देखेंगे कि जो जीव, यानी आबादी में वह जीव जो इस प्रकार के होते हैं, जिनके अंगुली बड़े हो गए या जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम उत्परिवर्ती कहते हैं। अब इससे क्या हुआ, परिवर्तन लाया, तो पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। अभी तक हम लोगों ने देखा था पुनर्योजन, प्रयोग में देखा था कि जब मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 के पेकाइटिन में पहुंचती है तो 2 क्रोमोसोम के हिट्रोजीनस क्रोमैटिड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जहां पे क्रॉस करते हैं जीनों की अदला बदली कर लेते हैं। जब जीन अदला बदली हो जाती है तो नए जीनों का संयोजन तैयार हो जाता है, जिसे हम पुनर्योजन बोले थे। उसके कारण विविधता आती है, और पुनर्योजन के अलावा दूसरी विविधता जो आती है वह उत्परिवर्तन के द्वारा भी आती है। अब देखेंगे वे संतति जो उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उत्परिवर्ती यानी म्यूटेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तो उत्परिवर्ती को उत्पन्न करने वाले कारकों को, यानी जिसके कारण उत्परिवर्तन हुआ, उस कारक को हम उत्परिवर्तजन यानी म्यूटाजेन कहते हैं। जैसे पाराबैंगनी विकिरण, एक्सरे, अनेक प्रकार के रसायन इत्यादि, वह डीएनए के अनुक्रम में क्या करेगा, बदलाव ला देगा, यानी उत्परिवर्तन को कर सकता है। उसे ही हम बोलते हैं उत्परिवर्ती जन यानी म्यूटाजेन। क्लियर? तो इसमें आपने 3 चीजों को समझा होगा। इस अभी एक समझा कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। अच्छा, उत्परिवर्तन से क्या होता है, तो डीएनए में विविधता लाती है, और जो संतान उत्परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं उसे हम उत्परिवर्ती कहते हैं। और उत्परिवर्तन के लिए प्रभावित कारकों को उत्परिवर्तजन कहते हैं, अंग्रेजी में म्यूटाजेन कहेंगे। ऐसे कारक कौन कौन हो जाएंगे, तो पाराबैंगनी विकिरण, एक्सरे और अनेक प्रकार के रसायन। ये तीनों आसानी से लिख लीजिएगा और समझ लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, हम लोगों ने अभी देखा जीनों का उत्परिवर्तन। तो बहुत सा उत्परिवर्तन हमारे अच्छे के लिए होता है
और बहुत सा उत्परिवर्तन हमारे अंदर बीमारी को उत्पन्न करता है, दोष को उत्पन्न करता है, जिसको हम विकार कहते हैं। जैसे हमने बंदरों से इंसान बना, यह अच्छा उत्परिवर्तन था, और कुछ उत्परिवर्तन जो हमारे शरीर में बीमारी को उत्पन्न कर देगा उसको हम दोष बोलेंगे, बीमार बोलेंगे। अब यही टॉपिक हमको पढ़ना है, अनुवांशिक विकार। तो वे विकार जो जनक से संततियों में स्थानांतरित होते रहते हैं उसे अनुवांशिक विकार कहते हैं। जीनेटिक डिजीज भी बोल सकते हैं, जीनेटिक रोग भी बोल सकते हैं, अनुवांशिक रोग भी बोल सकते हैं। तो इसको सीधा समझिए कि वह रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलता है उसे हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। अब अनुवांशिक विकार को वंशावली विश्लेषण द्वारा पता लगाया जा सकता है। अब हम किसी के भी वंश में कौन सा बीमारी है इसको पता कैसे लगाएंगे? तो एक वृक्ष है, एक ट्री बनाते हैं, उसके वंश को, उसी को बोलते हैं वंशावली विश्लेषण। अब देखेंगे कि मानव अनुवांशिकी में विशेष लक्षण को वंशगति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन विशेष प्रकार के चिन्ह, याद रखें, विशेष प्रकार के चिन्ह द्वारा करते हैं तो उसे वंशावली विश्लेषण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो किसी के भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी का अध्ययन करेंगे तो यह वंशावली विश्लेषण का एक विशेष प्रकार का चिन्ह है। हमको इस चिन्ह को समझना पड़ेगा ठीक इसी की भाषा में। जैसे स्क्वायर है तो मानेंगे नर है, लेकिन नर है, हल्का रंग है तो बीमार नहीं है। ये सर्कल है तो समझेंगे मादा है, इसको ट्रेंगल को था तिरछा कर दिया स्क्वायर को तो समझेंगे लिंग का उल्लेख नहीं है, न तो नर स्पष्ट रूप से है, न ही मादा है, इसको हम थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर या हिजरा कह सकते हैं। तो लिंग का सिंबल हम लोग समझ गए होंगे, नर मादा, और नर का भी मादा का भी, नर का मादा का और हिजरा का। अब यह हल्का रंग है तो समझेंगे बीमार नहीं है, लेकिन यह रंग जब गाढ़ा हो गया, देख लीजिए इसको रंग गाढ़ा कर दिए तो प्रभावित व्यक्ति यानी किसी न किसी अनुवांशिक रोग से यह ग्रसित है। उसके बाद एक नर और एक मादा का एक लाइन द्वारा आपस में करते हैं तो मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, यानी दोनों की शादी हो गई है। समझ गए? दूसरा है कि दोनों नर और मादा के बीच में दो चिन्ह हैं तो समझिए कि शादी तो हुआ है, लेकिन किसके बीच? तो रिश्तेदारों के बीच हुआ है, यानी ममेरी, फुफेरी, चचेरी, बहन और भाई के बीच शादी हुआ है। तो उसको हम दो चिन्ह से दर्शाएंगे, तब तो पता चल पाएगा कि रक्त संबंध से अधिक बीमारी फैलता है कि दूर के संबंध से बीमारी फैलता है। इसको पता लगाने के लिए एक लाइन दिए, समझे मैथुन यानी कॉपुलेशन यानी विवाह हुआ है, लेकिन दूर के रिश्तेदार में हुआ, दूर हुआ है, कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन जब दो चिन्ह है तो चचेरे भाई बहन, ममेरे फुफेरे भाई बहन, यानी अपने ही वंश के किसी दूसरे नर और मादा के बीच मैथुन हो रही है। अब ऊपर में देखेंगे तो नर और मादा ये संबंध में विवाह नहीं है, अलग अलग है। तो जनक ऊपर दिया गया है और संतति नीचे, तो जब भी हो जाएगा यह कहलाएगा आपका जनक, यह कहलाएगा जनक, और नीचे वाला कहलाएंगे संतति। और बाएं से दाएं की ओर देखिएगा, बाएं से दाएं की ओर जन्म के अनुसार इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये बाएं से दाएं की ओर चलेंगे। अब देखिए इस किताब को हम ऐसे रखेंगे, हम ऐसे जब खड़े हैं तो हमारा दाहिना यह है, और चलना किधर से है? बाएं से। हमारा दाहिना इधर है, बायां इधर है, लेकिन हमारा दाहिना जो है इसका बायां है, तो यह जो है पहला संतान और यह दूसरा संतान, यानी इसकी पहली संतान हुआ तो नर हुआ और दूसरी संतान हुआ तो मादा हुआ। अब है कि दोनों से विवाह के पश्चात एक संतान उत्पन्न हुआ, यह संतान तो नर था, लेकिन संतान कैसा था? अनुवांशिक रोग से
ग्रसित है। तो यह सिंबल को हम समझ गए। सिंबल क्या है? वंशावली विश्लेषण के लिए एक विशेष प्रकार का चिन्ह है। तो वंशावली विश्लेषण की जब भी परिभाषा पूछे तो हम लिख सकते हैं इस परिभाषा को, जो पहले हम डिस्कशन किए हैं। अब देखेंगे इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है और आनुवांशिक विकारों को दो श्रेणियों में रखा जाता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोमीय विकार। अब यह जो हुआ, यह फैमिली का किसी भी फैमिली के अंदर सिंबल के द्वारा उसके हम वंशावली को बनाएंगे और उसमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार के बीमारियों का अध्ययन करेंगे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें भी देखिएगा तो एक नर है, एक मादा है जिसकी शादी एक समान नर से हो रहा है, यानी एक स्वस्थ नर से हो रहा है। अब इसके संतान उत्पन्न हो रहा है तो पहला संतान मादा हुआ जो आनुवांशिक रोग से ग्रसित हो गई, दूसरा संतान नर हुआ जो बीमार नहीं है, तीसरा संतान नर हुआ जो बीमार है और चौथी संतान मादा हुई जो बीमार नहीं है। और इस पहले संतान की मादा को किसी दूसरे नर से शादी किया गया जो संबंध में कहीं नहीं है, तो इसमें देखेंगे कि इसके ट्री में इसके 3 संतान हुए। पहला संतान नर जो बीमार नहीं है, दूसरा संतान मादा जो बीमार है और तीसरा संतान नर जो बीमार नहीं है। इस प्रकार हम बीमारी का पता लगाएंगे आनुवांशिक रोग है या वे विकार जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं उसे हम मेंडलीय विकार कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्रा कोशिका अरक्तता, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसेमिया। कुल समझिए इसमें कि मेंडलीय विकार कहेंगे किसको, तो मेंडल ने कारक या जीन का खोज किया था। तो वह बीमारी जो एक जीन के उत्परिवर्तन से उत्पन्न होता है उसे हम मेंडलीय विकार या मेंडलीय रोग या जीनेटिक रोग का एक प्रकार मेंडलीय विकार कहेंगे। अब इसके उदाहरण हो जाएंगे हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता, वर्णांधता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे। अब वहाँ तो उदाहरण दिया, अब यहाँ हीमोफीलिया के बारे में जानेंगे। तो ऐसे रोग जिनमें रुधिर यानी रक्त, ब्लड, खून के थक्का बनने से संबद्ध है एकल प्रोटीन की कमी हो जाती है, इसके कारण रोगी के शरीर की एक छोटी सी चोट से भी रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है, इस रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। अब देखिए ये छोटा सा चोट लग गया, छोटा सा कट लग गया, लेकिन इसका ब्लड रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड को जमाने वाला जो प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, वह प्रोटीन इसके रोगी के शरीर में नहीं पाया जाएगा। जब प्रोटीन नहीं पाया जाएगा तो इसका ब्लड का क्लॉट थक्का नहीं बनेगा, तो लगातार खून बहने लगेगा। तो इस प्रकार के रोग को हीमोफीलिया कहते हैं और ऐसे रोगी को हमेशा डॉक्टरों की सलाह में डॉक्टरों के नज़दीक रहना पड़ता है, कटने छटने से बचा जाता है, नहीं तो थोड़ी सी भी कट इसके लिए गंभीर जानलेवा साबित हो सकती है। अब इसमें हो क्या रहा है वो देखिएगा। हीमोफीलिया से ग्रसित कोई रोग है, अब किसी भी रोग को किसी भी सामान्य व्यक्ति है उनके शरीर में नस कट गया, देख लीजिए खरोच लगा, अब इससे ब्लड बड़ी तेजी से बहने लगा। अब ब्लड जब तेजी से बहने लगा तो ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है जो इस ऊपर से जाली जाली छा देती है और जाली जाली छा कर फिर से इसका रिपेयरिंग कर देता है। देखिए ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जाली जाली छा रहा है और जाली जाली जैसी छा देता है ऊपर से क्लॉट बन जाता है, तो ब्लड का निकलना ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। अब यह ब्लड जो है अंदर सिरे से बहने लगेंगे, बाहर निकलना बंद हो जाएंगे, स्वतः बंद हो जाएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति में इस प्रोटीन की कमी होगी, यह सीरा जब फटा तो फटल रह जाएगा,
अब ब्लड बड़ी तेजी से शरीर से बाहर निकलने लगेगा, बंद ही नहीं होगा, इसकी मृत्यु तक हो सकती है। इस है क्या यह? तो यह जो है लिंग संलग्न एक्स क्रोमोसोम पर अप्रभावी लक्षण है। कौन? हीमोफीलिया। तो महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे और रानी स्वयं रोगी की वाहक थी। याद रखेंगे, डिक्टी में कभी पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है कि महारानी विक्टोरिया किस रोग की वाहक थी, तो यह हीमोफीलिया रोग की वाहक थी। अब चलिए, सेकेंड बीमारी है वर्णांधता। वर्णांधता में होती क्या है उसको हम समझेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार के रोग को वर्णांधता कहते हैं। जैसे आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं, एक समान व्यक्ति है जो लाल को भी पहचान रहा है और हरा को भी पहचान रहा है, लेकिन यह कलर ब्लाइंडनेस के व्यक्ति को देखिए, इसके कोण में लाल और हरा कोण की कमी हो जाती है, जो लाल और हरा को नहीं पहचान पाते। इसको देखिए, ये बेचारे को न लाल दिखाई दे रहा है न हरा दिखाई दे रहा है, बाद बाकी सभी कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे रोगी को हम बोलते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। और यह बीमारी लिंग संलग्न यानी एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन पाया जाता है, और वह जीन कौन सा लक्षण निर्धारित करता है, तो अप्रभावी लक्षण को निर्धारित करेगा। और लगभग 8% पुरुषों एवं 8% नारियों में यह विकार पाया जाता है। इसके संबंध में आपको हम बहुत बड़ा एक प्रश्नों का सेट करवाए थे ऑफलाइन क्लास में, लेकिन इसको इतना ही याद रखेंगे। अब बीमारी हमारा है दात्रा कोशिका अरक्तता, सीकल सेल एनीमिया। यह तीसरा मेंडलीय रोग है। इसमें होता क्या है कि ऐसा रोग, ऐसा विकार जिसमें आरबीसी का आकार द्वि अवतल बीम से बदलकर दात्राकार यानी हंसिए के आकार का हो जाता है, उसे दात्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। ये देखिए, एक समान रक्त की आकार है द्वि अवतल बिंब के जैसी, यानी इधर से भी धंसा हुआ, उधर से देखिए 2 अवतल, इधर भी धंसा और इधर भी धंसा, दोनों सतह क्या है इसका धंसा हुआ है, इधर से भी धंसा दिख रहा है और नीचे से भी धंसा दिख रहा है। इसी को हम बोले द्वि अवतल बिंब। अब इसका आकार द्वि अवतल बिंब से बदलकर दात्राकार का हो जाता है। देखिए, दांत जैसा हो गया, किसके दांत जैसा? हंसुए की दांत की जैसा। तो इसी बीमारी को हम बोलते हैं दात्रा कोशिका अरक्तता, अंग्रेजी में सीकल सेल एनीमिया। अब यह अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। अब यह किस पे पाया जाता है? तो एक्स या वाई को छोड़, सेक्स को छोड़कर किसी भी क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, जिसको बोलेंगे अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। अब यह होता कैसे है, तो इसको डाटा को थोड़ा सा याद रखेंगे। एनसीईआरटी में मेंशन है, तो हमको थोड़ा सा इसको याद रखना होगा। यह देखिए, फोटो दिया गया है एक समान आरबीसी को, और यह फोटो दिया गया है एक सीकल सेल एनीमिया वाला आरबीसी के आकार को। जब समान आरबीसी है तो आरबीसी को बनाने वाला हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो इसकी प्रोटीन होती है, प्रोटीन को बनता है बहुत सारे एमिनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड से। अब देखेंगे तो इसके एक जीन, कौन सा जीन? जो CTC है, HBA जीन। कौन सा जीन है? तो HBA जीन में जीन का कोड है CTC, जो RNA बनाएगा CAG। अगर CAG बना रहा है तो छठा चेन पे, देखिए याद रखिए, कैमा चेन, छठा चेन पे ग्लूटामिक एमिनो एसिड को बनाएगा। ग्लूटामिक एमिनो एसिड को संश्लेषण करके और तब यह चैन बनाएगा। यह चैन HBA चैन द्वि अवतल बिंब की आकृति को बना देगा एक समान व्यक्ति में। लेकिन यह जीन देखिए, CTC के जगह पर T के जगह पर
टी के जगह पर आ गया कौन चीज, ए आ गया। टी के जगह पर क्या आ गया, ए आ गया। अब टी के जगह पर ए आ गया, यानी इसको समझिए डीएनए जो है, कोई भी जीन किस में रहता है हमारा, तो डीएनए में रहता है। डीएनए कितने स्ट्रैंड के होते हैं, तो 2 स्ट्रैंड के होते हैं। तो एक स्ट्रैंड में सीटीसी था और दूसरे स्ट्रैंड में जीएजी था। अब क्या किया, ई ऊपर चला गया, ई नीचे आ गया, थोड़ा सा फ्रेम शिफ्ट हो गया। तो अब देखिए यह हो गया जीएजी। अब जीएजी हुआ तो इसका आरएनए बन गया जीयूजी। यहाँ बना था जीएजी, यहाँ बन गया जीयूजी। जीयूजी बने से जो छठा चेन पे बन रहा था ग्लूटामिक, वह बदल गया वैलीन में। और जैसे ही वैलीन बदला छठा चेन, अब इसका आकार द्वि अवतल नहीं होकर बन गया हंसिया जैसा। तो एक जीन बदला, HBA जीन बदला, CTC के जगह पर CAC आ गया, जिसके स्थान पे mRNA में कितना बदलाव हुआ वो भी ध्यान रखिएगा। GAG के जगह पर GUG आ गया। और चेन में कैमा चेन, छठा चेन बदला, ग्लूटामिक एमिनो एसिड के जगह पे अब यह ले लिया वैलीन को। तो इतने बदलाव से आरबीसी का आकार हंसिया आकार का हो गया। इसको एक बार, 2 बार, 3 बार इस चीज को रिपीट करके देखिएगा। हम जो भी चीज बोले उसको नोट करके याद कर लीजिएगा, एक बार इस तस्वीर को समझ लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि समान जीन में कैसा था, CTC के जगह पर क्या बदला, तो CAC बदला। CTC के जगह पर CTC था तो आरएनए क्या बन रहा था, तो GAG। बदला हुआ आरएनए क्या बना, GUG। एमिनो एसिड के कौन सा चेन क्या बन रहा था समान में, तो छठा चेन ग्लूटामिक बना रहा था, बदल कर क्या बना लिया, वैलीन बना लिया, जिसके कारण आरबीसी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, एक एक डाटा को आप याद रखेंगे। इसमें होता क्या से देखिएगा, इसको याद रखेंगे जो नीचे लाइन लिखा हुआ है। इसमें हीमोग्लोबिन अणु को बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक एमिनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का वैलीन द्वारा प्रतिस्थापन है। यही है, ग्लूटामिल का किसमें स्थापन हो गया, वैलीन में, पहली लाइन। तो ग्लोबिन प्रोटीन में एमिनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन में GAG का GUG द्वारा प्रतिस्थापन के कारण होता है। 2 लाइन, ग्लूटामिन बदला किसमें, वैलीन में। क्यों बदला, तो जीन बदला, mRNA बदला किसमें, GAG बदल गया किसमें, GUG में। तो mRNA क्यों बदला, तो DNA बदल गया किसमें, CTC बदल गया CAC में। तो एक फ्रेम शिफ्ट होने के कारण आरबीसी का आकार बदल गया। अब चूंकि समझिए कि गोलाकार आकार है तो आराम से इस ब्लड की नली में प्रवाहित होगा। अगर गोलाकार आकार ना होगा, हंसिए के जैसा हो जाएगा तो ब्लड नली को ब्लॉकेज कर देगा। देख लीजिए, ब्लड नली को ब्लॉकेज कर रहा है, एक ही जगह सब जमा होकर खून का ब्लॉकेज कर देगा। ब्लॉकेज कर देगा तो इसके हमारे पास एंटीबॉडी है, वो आकर सबको मार के बाहर निकाल देगा। जब आरबीसी को बाहर निकाल देगा मारकर, तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हमेशा बनी रहेगी, जो ऐसे रोग से ग्रसित है। तो उन्हीं को हम बोलते हैं एनीमिया, यानी अरक्तता। देखिए, एनीमिया, अरक्तता। तो किसके कारण अरक्तता हुआ, तो दात्र कोशिका के कारण हुआ। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कमजोर रहेंगे, इनमें खून की कमी बनी रहेगी। नेक्स्ट है, जब किसी बीमारी है कौन, फिनाइल कीटोन्यूरिया को समझेंगे। तो जब किसी व्यक्ति में फिनाइल एलिनीन को जब किसी व्यक्ति में फिनाइल एलिनीन एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पाइरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदलता जाता है, जिसके कारण मानसिक दुर्बलता, बालों की कमी, त्वचा पर धब्बा जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो इस प्रकार के विकार को फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं। इससे पहले भी एक स्लाइड में इसका हम चर्चा किए थे, आप इसके जीन की स्थिति को वहां से भी जाकर देख सकते हैं।
ये बच्चा को देखिए, बीमारी का नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके अंदर हो क्या रहा है, तो फिनाइल एलिनीन का पाचन नहीं हो रहा है, यानी फिनाइल एलिनीन को पाचन करने वाला एंजाइम फिनाइल एलिनीन डीऑक्सीहाइड्रेक्सेज एंजाइम बन ही नहीं रहा है, क्योंकि उस एंजाइम को बनाने वाला जीन उत्परिवर्तन हो गया है। तो यही फिनाइल एलिनीन उसके शरीर में फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदलकर भिन्न भिन्न व्युत्पन्नों में बदलता है, भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर में व्युत्पन्न कर देता है, जिसके कारण इस बच्चा का शरीर में सब दिन मानसिक दुर्बलता, मानसिक रूप से कमजोर होगा, इसके बालों में कमी आ जाएगी, त्वचा पर धब्बा धब्बा आ जाएगा। और इसी लक्षण को, इस प्रकार के लक्षण वाले बच्चे को या व्यक्ति को हम फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग से ग्रसित व्यक्ति बोलते हैं। जैसे देखिए इसके ब्लड में कौन सी जमा हो गया, फिनाइल एलिनीन, क्योंकि इसको पचाने वाला एंजाइम की कमी हो गई। इसके जमा होने से ब्रेन में प्रभाव डालता है, ब्रेन में जाकर, और ब्रेन को कमजोर करता है। अब इसमें हो क्या रहा है, तो फिनाइल एलिनीन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एक एंजाइम की कमी हो जाती है। तो यह जन्मजात उपापचय त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति ही वंश गति प्रदर्शित करता है। तो इसके भी जीन पाए जाते हैं किस पे, तो अलिंग क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। कैसा लक्षण डालेगा, तो अप्रभावी लक्षण डालेगा। क्लियर है इस बीमारी को। अब आगे देखिएगा थैलेसीमिया। अब देखिए इसमें भी रक्त की कमी हो जाती है। अभी हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, उसमें भी रक्त की कमी हो जाती है। दोनों में थोड़ा अंतर है। इसमें अंतर क्या है, हीमोग्लोबिन बनाने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला अल्फा एवं बीटा की संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। परिणामतः विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा रक्त अल्पता एनीमिया हो जाता है। तो इस विकार को थैलेसीमिया कहते हैं। अब इसको समझिएगा, एक नॉर्मल आरबीसी है, इस आरबीसी को बनाने वाला दो चैन है। इस आरबीसी को बनाने वाला हीमोग्लोबिन की दो चैन है, एक अल्फा ग्लोबिन चैन और एक बीटा ग्लोबिन चैन है। समझेंगे, इसको बना रहा है एक चैन हो गया अल्फा और एक चैन हो गया बीटा चैन हमेशा छोटा होता है, एक चैन हो गया बीटा। ये दोनों आपस में मिलकर बनाता है नॉर्मल आरबीसी को। लेकिन इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन तो बनाया, लेकिन बनाने की मात्रा कम बना दिया। तो जब कम बना देगा तो यह आरबीसी का प्रोटीन जो है वह इफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया। जब प्रभावित हो जाएगा तो इसका देख रहे हैं, इसकी प्रोटीन, हीमोग्लोबिन की प्रोटीन प्रभावित हो गई, तो जिसके कारण रक्त की कमी हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं थैलेसीमिया। तो अल्फा, अब देखिए अल्फा चैन की कमी हो जाएगी तो इसको बोलेंगे हम अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है। किसमें, अल्फा थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया दो प्रकार के, अगर अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबैटिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित होता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित होती है। अगर अल्फा वाला कम बना तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, बीटा वाला कम बना तो बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया दो प्रकार का, दो चैन, अल्फा वाला खराब तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा वाला खराब तो बीटा थैलेसीमिया। नेक्स्ट देखेंगे अल्फा थैलेसीमिया का नियंत्रण। इसको भी याद रखिएगा, अल्फा थैलेसीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 16 पर दो सन्निकट लग्न जीन HbA1 एवं HbA2 द्वारा नियंत्रित होता है।
तो अल्फा थैलेसीमिया किस क्रोमोसोम पे? 16 नंबर क्रोमोसोम पे। काएगो जीन? तो 2 सन्निकट जीन है। कौन कौन जीन है? तो HbA1 और HbA2। ये दोनों में से कोई एक भी अगर खराब हो जाएगा तो अल्फा चैन का संश्लेषण प्रभावित हो जाएगा। अल्फा चैन का संश्लेषण प्रभावित हो जाएगा तो देखिए यह बीमारी में बदल गया। यह किस में बदल गया? थैलेसीमिया में बदल गया। अब बीटा थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के 11 क्रोमोसोम 11 पर स्थित एकल जीन द्वारा प्रभावित होता है। केवल एक ही जीन होता है, उसको बोलते हैं हम HBB, याद रखेंगे HB और B। तो बीटा थैलेसीमिया को बनाने वाला जीन HBB प्रभावित से होता है और वह पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। वह पाया जाएगा क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाएगा। तो 3 जीन HBB, HbA1 और HbA2 मिलकर RBC के अल्फा श्रृंखला और बीटा श्रृंखला के संश्लेषण को निर्धारित करता है। अगर यह संश्लेषण की दर प्रभावित हो जाती है, कम हो जाती है, तो इस प्रकार से उत्पन्न रोग थैलेसीमिया कहलाते हैं। क्लियर? अब लोग क्रोमोसोमीय विकार, मेंडलीय विकार हम लोग समझ गए। अब सबसे अंतिम टॉपिक में हम लोग है 4.8.3 में। तो एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असमान विन्यास के कारण उत्पन्न रोग को क्रोमोसोमीय विकार कहते हैं। अब देखिए, अब यह क्रोमोसोम है, इसमें देखेंगे एक सेट में तो इस प्रकार की स्थिति को बोलते हैं हैप्लॉइड एन। अब यहाँ देखिए, एक का 2 सेट, यानी पिंक वाला का 2 सेट, ब्लू वाला का 2 सेट और पीला वाला का भी 2 सेट, तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड। यानी क्रोमोसोम अगर एक सेट में है तो हैप्लॉइड और 2 सेट में है तो डिप्लॉइड। एकदम इजीली कंसेप्ट है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का। इस तस्वीर के माध्यम से भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रोमोसोमीय विकार होगा कैसे? तो कोशिका विभाजन परे होइएगा तो वहां पे आपको याद आएगा कि कोशिका द्रव्य विभाजन न हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, जिसे बहुगुणता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यह अवस्था प्रायः पौधों में पाया जाता है। अब हम लोग क्या देखे थे? सेल डिवीजन आपको याद होगा। सेल है, सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन रहे हैं और इसमें जितना क्रोमोसोम है वह क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट करता है, 2 गुना बना लेता है और 2 गुना बनने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होना चाहिए। अगर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है तो दोनों सेट एक ही गो में रह जाता है। तो इस प्रकार उस क्रोमोसोम को हम बहुगुणिता बोलेंगे। यानी 2n है तो ई भी 2n और ई भी 2n, तो एक एक कोशिका 2n मिलकर बन गया 4n। यानी एक ही गुणसूत्र का 4 सेट पाया जाएगा तो वह कहला जाएगा 4n। इस स्थिति को हम बोलेंगे बहुगुणिता। क्या बोलेंगे? बहुगुणिता। बहुगुणिता कब होता है? तो कोशिका द्रव्य का विभाजन न होने के कारण क्रोमोसोम का पूरा सेट ही अधिक हो जाता है। देखिए, विभाजन हुआ तो टूट कर अलग हो जाएगा, एक इधर चल जाएगा कोशिका में और एक इधर चल जाएगा, तो इसके पास भी 2n और इसके पास भी 2n। लेकिन जब घर के अंदर कमरा का अधिक संख्या बन गया, क्रोमोसोम का मतलब कमरा से समझेंगे, अधिक संख्या बन गया और घर के अंदर बाउंड्री घिराया ही नहीं, अलग टूटा ही नहीं, तो एक के घर में कमरा की संख्या तो अधिक हो गई, तो अधिक सेट बन गया। कौन चीज? कमरा मतलब क्रोमोसोम। तो उसी को हम बोलेंगे बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी।
अब कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड का विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम अधिकता या हानि हो जाती है, इसे असुगुणिता यानी एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब समझिए बहुगुणिता क्या है और सगुणिता क्या है। जब पूरा सेट, पूरे सेट दुगुना हो गए, पूरे सेट बढ़ गए तो इसको हम बहुगुणिता कह दिए। अब कोई एक सेट बढ़ रहा है तो उसको हम असुगुणिता कहते हैं। यह कब होता है तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड का विसंयोजन। जैसे हम देखते हैं एक क्रोमोसोम है, कोशिका विभाजन पढ़े हुएगा तब आपको याद आ रहा होगा, एक क्रोमोसोम है, जब कोशिका विभाजन के समय आता है तो अपने जैसा एक और क्रोमैटिड का संश्लेषण कर लेता है, 2 क्रोमैटिड हो जाता है। इधर से सेंट्रिओल से निकला हुआ फाइबर ये दोनों के क्रोमैटोकोर को पकड़ के खींचने लगता है, जिसके फलस्वरूप दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से टूट कर अलग हो जाते हैं, इधर चल आया और इधर चल आया। तो इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिड का विसंयोजन। अगर मान लिया जाए कि क्रोमैटिड का विसंयोजन न हुआ, कोई एक को खींच कर ले गया, तो अब यहाँ से हमारे शरीर में हम उदाहरण लेंगे तो हमारे शरीर में 1 1 2 2 3 3 4 4 इस प्रकार 23 और 23 के जोड़े में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर कोई क्रोमैटिड मान लिया चौथा नंबर क्रोमैटिड टूटा नहीं, आई पूरा सेट एक कोशिका में चला गया, इधर आएगा तो इतने को लेकर आया, इसमें चौथा पाया ही नहीं जाएगा, तो इसमें एक माइनस हो जाएगा और इससे जो कोशिका बनेगा उसमें एक प्लस हो जाएगा। तो जब एक की संख्या यानी एक क्रोमोसोम अधिक हो जाए या कम हो जाए तो इसे हम असुगुणिता कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे बहुगुणिता को भी और असुगुणिता को भी। बहुगुणिता में पूरे सेट वृद्धि होती है, 23 सेट है तो 23 सेट का वृद्धि हो जाएगा, लेकिन एन्यूप्लॉइडी में असुगुणिता में कोई एक सेट की वृद्धि हो जाए या एक सेट का नुकसान हो जाए तो वह कहलाएगा असुगुणिता। तो याद रखिएगा 2 चीज, क्रोमोसोमीय विकार किसे कहते हैं या 2 प्रकार के, बहुगुणिता और असुगुणिता। बहुगुणिता केवल और केवल अधिकांशतः किसमें पाया जाता है, पौधे में पाया जाएगा। अगर जंतु में बहुगुणिता हो जाए तो जंतु सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, उसकी खात्मा हो जाएगी। इसलिए जंतुओं में देखने को नहीं मिलता है या केवल और केवल पौधे में देखने को मिलता है। अब चले क्या स्थिति हो जाएगी एन्यूप्लॉइडी की, तो एन्यूप्लॉइडी को देखेंगे 2 भागों में बांटते हैं, एक हाइपोलॉइडी और दूसरा हाइपरप्लॉइडी। देखिएगा हाइपोलॉइडी और हाइपरलॉइडी। जब क्रोमोसोम घट गया माइनस हुआ तो उसको बोलेंगे हाइपोलॉइडी, और जब क्रोमोसोम बढ़ गया तो इसको बोलेंगे हाइपरलॉइडी। अब देखिए जोड़े का गुणसूत्र था, इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो गया तो बोलेंगे मोनोसोमी। अगर जोड़े में से दोनों सेट 2 जोड़े का एक एक घट गया, यानी 1 से लेकर हम 23 तक बनाए थे, तो किसी एक जोड़े का घटा तो 2n-1 मोनोसोमी कहलाया। अगर इसमें से 2 जोड़ा मान लीजिए तीसरा का भी या चौथा का भी घट गया तो कहलाएगा 2n-1 यानी डबल मोनोसोमी। अब 2 के 2 दोनों खत्म हो गया, कुछ नहीं आया तो यह कहलाएगा नलीसोमी। तो हाइपोलॉइडी के 3 उदाहरण, एक घटेंगे 2n-1 स्थिति को मोनोसोमी, 2n-1 स्थिति को डबल मोनोसोमी और 2n-2 स्थिति को नलीसोमी कहेंगे। हाइपरलॉइडी पोजीशन को देखेंगे तो जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो 2n+1 इसको हम ट्राइसोमी कहेंगे। जब 2n+1+1 यानी 2 क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो डबल ट्राइसोमी, और जब दोनों जोड़ी बढ़ जाएंगे तो कहलाएगा टेट्रासोमी।
सोमी, ये याद रखेंगे। इस सूत्र से कई बार क्वेश्चन पूछा है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, डबल मोनोसोमी, ये सिग्न दे देगा और सिन से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। अब आगे चले हम लोग, एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, तो जब 21वें क्रोमोसोम की एक संख्या बढ़ जाती है तो इससे छोटे कद और छोटे गोल सिर, जीभ में खांच होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है, चौड़ी हथेली में जैसी संलक्षण दिखाई देते हैं, तो इस विकार को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब डाउन सिंड्रोम में होगा क्या, आप देखिए बच्चा का एक लक्षण दिखाई दे रहा है। डाउन सिंड्रोम बच्चों में होने वाली बीमारी है। यहाँ पे देखिएगा 1 से लेकर 23 क्रोमोसोम है। 21वां क्रोमोसोम में गौर से देखिएगा एक सेट बढ़ गया, एक सेट क्या हुआ, बढ़ गया, 1 1 1 यानी 3 सेट में हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 2n था, इसमें एगो आ गया, तो यह कहलाएगा ट्राइसोमी। यह बीमारी किसका उदाहरण हो जाएगा, ट्राइसोमी का, याद रखिएगा। तो जब 21वां जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ गया तो इससे इस बच्चा का लक्षण क्या हो गया, देखिए चौड़ा चपटा चेहरा हो जाएगा। दूसरा लक्षण, सिर पर चपटा पिछला भाग हो जाएगा। अच्छा, अंगुलियों के सिरे पर अनेक लूप निकल जाएंगे, हथेली क्रीज कर जाएगा, हथेली चौड़ा हो जाएगी। इसका देखिए बड़ी झुर्रीदार जीभ, जीभ इसका बड़ा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, खांच बन जाएगा, जीभ निकालने रहेगा हमेशा। और इस बच्चे को जन्मजात हृदय रोग होंगे और यह बच्चा 12 से 14 वर्ष के बाद सर्वाइव नहीं कर पाता है, मर जाता है। इस विकार को सर्वप्रथम, इस बीमारी को सबसे पहले लैंगडम डाउन ने 1866 में खोजा था। और यह किसका उदाहरण है, हाइपरलोआइडी का। तो हाइपरलोआइडी में कैसा है, 2n+1 यानी ट्राइसोमी का उदाहरण है। अब ऐसे रोगी में जन्मजात हृदय रोग, शारीरिक मन प्रेरक यानी साइकोमीटर और मानसिक विकास अवरुद्ध रहता है। अगला बीमारी हम लोग देखेंगे, गुणसूत्रीय बीमारी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब यह बीमारी में होता क्या है, तो यह होने वाला किसका बीमारी है, तो पुरुष का बीमारी है। तो जब किसी पुरुष में एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है तो उससे उत्पन्न विकार को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इस समानता व्यक्ति के शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसके पास एक क्रोमोसोम बढ़ गया। कौन सा क्रोमोसोम बढ़ा, तो सेक्स क्रोमोसोम में समानता मनुष्य के पास में एक्स और वाई होते हैं, इसके पास में बढ़ गया कौन चीज, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया। अब एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो इसके पास लक्षण देखिए क्या क्या पड़ गया, तो इसके लक्षण पड़ गए, यह व्यक्ति तो मेल है दिखने में, लेकिन इसके अंदर फीमेल का लक्षण दिखाई देने लगता है। जैसे एक बीमारी को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। इसमें क्या होता है, फीमेल के जैसे इसके स्तन ग्रंथि की वृद्धि होने लगती है, इसी लक्षण को हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। उसके बाद इस व्यक्ति का टेस्टिस का साइज काफी छोटा हो जाएगा, जिसके कारण यह स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है या काफी कम मात्रा में करेगा, यह व्यक्ति बांझ हो जाएगा। देखिए इसके लक्षण को देखते हैं। इस बीमारी को सर्वप्रथम खोजा था किसने, हेनरी क्लाइनफेल्टर ने। कब खोजा था, 1940 में खोजा था। इस डाटा को भी याद रखिएगा। और यह किसका उदाहरण है, तो हाइपरलोआइडी का उदाहरण है। किसमें होने वाला बीमारी है, तो मेल में होने वाला बीमारी है। क्या लक्षण है, तो XXY एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाती है। किसका उदाहरण है, ट्राइसोमी का उदाहरण है। और इसके लक्षण क्या पड़ते हैं, तो ऐसे लक्षण पुण्य प्रधान होते हैं।
यानी देखने में किसके जैसे होंगे, पुरुष के जैसे होंगे, लेकिन मादा लक्षण जैसे गायनिकोमैस्टीज अर्थात स्त्रीवत पुरुष वक्ष का वर्धन, यानी इनके वक्ष जो है, स्तन जो है स्त्री की जैसी वृद्धि होने लगती है और वैसे व्यक्ति समानतः बांझ होते हैं, क्योंकि इसका टेस्टिस काफ़ी छोटा हो जाता है। टेस्टिस छोटा हो जाएगा तो स्पर्म का उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो अपने संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। अब आइए एक और बीमारी है, सबसे अंतिम बीमारी है टर्नर सिंड्रोम। इसी के साथ हमारा यह शॉर्ट नोट खत्म हो जाएगा। अब समझेंगे यह बीमारी जो है वह महिला में होने वाला है। तो जब किसी महिला में एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है तो उससे उत्पन्न विकार को टर्नर्स सिंड्रोम कहते हैं। अभी तक हम क्या देखे, एक पुरुष में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया था और उसमें 47 क्रोमोसोम हो गया था। इस महिला में देखिए टर्नर सिंड्रोम जो है महिला में होने वाली बीमारी है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या मात्र 45 होती है, यानी एक घट जाता है। होना कितना चाहिए, 46, घट गया एक, कितना बचा 45। कौन घटा, तो एक्स और एक्स दूगो होना चाहिए था, वहाँ से एगो एक्स घटकर 0 हो गया, यानी इसके पास मात्र एक क्रोमोसोम होते हैं। अब इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे, देखिए वेब्ड नेक, इसके गर्दन जो है ये जाली जैसा फैल जाएगा, इससे घेट बैठी हो जाएगी। लो हेयर लाइन, काफी गर्दन छोटी हो जाएगी। उसके बाद इसकी शरीर का आकार भी छोटा हो जाएगा, यह स्त्री छोटी हो जाएगी। सबसे मुख्य रूप से प्रभाव पड़ेगा तो इसके ओवरी का विकास नहीं हो पाएगा, जिसके कारण यह स्त्री जो है बांझ हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकता है। इसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर यानी द्वितीय लैंगिक लक्षण का अभाव होगा। इसका मासिक चक्र का भी व्यवधान होंगे। अब इनके इस बीमारी की खोज, इस बीमारी की खोज हेनरी टर्नर ने किया था। कब किया था, 1938 में किया था। और यह किसका उदाहरण है, तो हाइपोलोइडिक का, यानी माइनस वाला उदाहरण है। किसमें होने वाला बीमारी है, तो फीमेल में होता क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम रह जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मोनोसोमी 2n-1। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, 2n-1। याद रखिएगा, ऐसी नारी बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्प वर्धित होते हैं, कम विकसित होता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षण का अभाव होता है। यह था हमारा नए एनसीईआरटी के अनुसार से चौथा चैप्टर और पुराने एनसीईआरटी के अनुसार से 5वें चैप्टर के पूरे चैप्टर का एक छोटी सी सारांश। लेकिन एनसीईआरटी की लगभग हर एक चीज़ों को हमने कवरेज किया है इसमें। और आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप इस पूरे वीडियो को देखें और बोर्ड एग्जाम, खासकर बिहार बोर्ड में जितनी भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो के बाहर से नहीं आएंगे, यह हमारा आपसे वादा है। और जिस दिन परीक्षा होंगे, अभी तक जितने भी परीक्षा हुए हैं या होंगे, उसके प्रश्नों को उठाकर देख लेंगे, आपसे सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। मैं प्रयास करूंगा हर एक चैप्टर का 1 से 1.5 घंटे का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपके पास दूं और आप इसी छोटे से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपने छूटे हुए क्लास को, जो नियमित ऑफलाइन क्लास में बृहद तरीके से आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो शॉर्ट तरीके से पढ़कर आप उस छूटे हुए हिस्से को पूरा कर लेंगे और प्रश्न उत्तर को कर लेंगे। बार बार इस वीडियो को देखें, इसके दिए गए जितने भी पॉइंट है उसको अपने कॉपी पर लिखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। परीक्षा में आपका 100% इससे ऊपर से कोई प्रश्न नहीं रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं चाहूँगा कि मैं
बायोलॉजी का खासकर बोर्ड लेवल से लेकर नीट लेवल तक सारे प्रश्नों को, सारे टॉपिकों को आपके बीच डाल दूं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो और हमारे चैनल को बढ़ाने में आप सहयोग प्रदान कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, गुड बाय।